बीते 10 सालों से चंद्रमा की महादशा चल रही थी और अब ये कह रहे हैं कि 11 सितंबर से मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी। तो क्या चेंजेस आने वाले हैं? खर्चे, व्यय, सजा, दूर की यात्राएं, फिजूल खर्चे, धन की हानि। जैसे ट्रम्प लगातार भारत को गुस्से भरी नजर से देखते रहे कि टैरिफ लगा देंगे, 50% टैरिफ लगा दिया। क्या आपको लगता है अगले 7 साल के अंदर ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं ये भारत के लिए मुश्किल का सबब है? अमेरिका अपने पतन की तरफ है। मैं वहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात करूं, ट्रम्प की बात करूं, हर रोज कैसे डिसीजन वो ले रहे हैं। हर रोज वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि उनके लोगों की नजर में भी वो गिरते जा रहे हैं। चंद्रमा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा समाप्त होगी तो ऐसा दहाड़ करके ये देश उठेगा, ऐसा दहाड़ करके हमारे जो पीएम है वो लाइफ के, वो देश के लिए डिसीजन लेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अकल्पनीय है। हमारे देश की बागडोर को वो किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के हाथ में देकर जाएंगे। कोई है नजर में? योगी जी की स्थिर लगन कुंडली अच्छा। है। कल को योगी जी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हर एक महादशा का एक पीक भी आता होगा। सितंबर से लेकर के फरवरी के बीच में ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस पूरे में 7 साल की अगर बात करूं ना, उत्थान और पतन, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब कुछ ग्रहों के आधार पर होती हैं। इन 7 सालों में हमारा देश भारत पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला देश होगा। अभी देश के जो हालात हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं, ये जो घटना पिछले 6 महीने में देखी, ये रुकेंगी या बढ़ेंगी? ये साल जो है मंगल और केतु का है, तो ये साल देखा जाए कई सालों तक ये याद किया जाने वाला साल है। हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। देश के अंदर के लोगों के सवाल अब ये हैं कि जिस तरीके से 2025 की शुरुआत हुई और उसके बाद बीच के महीनों में हमने देखा, चाहे वो एयर इंडिया के प्लेन क्रैश का मामला हो या उसके बाद जिस तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पहाड़ सरक रहे हैं, लैंडस्लाइड कश्मीर में, वैष्णो देवी में हाल फिलहाल में अभी एक लैंडस्लाइड हुआ, 30 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। इसके अलावा अगर हम घरों के अंदर देखें तो कई ऐसे मामले सामने आए इस साल जिनने सबको झकझोर कर रख दिया। चाहे वो मामला एक पत्नी के अपने पति को ड्रम के अंदर सीमेंट में दबा देने का हो, या नोएडा के निकी भाटी का मामला हो जहां पर पति ने अपनी पत्नी को जला दिया, ऐसे आरोप हैं। तो ये सारे जो मामले लगातार सामने आए, उसके बाद दुनिया के लोग ये सवाल कर रहे हैं, या देश के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब भारत का भविष्य जो है वो क्या है, और हर कोई अपनी जिंदगी को लेकर भी टेंशन में है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट बनाया जाए जो आप लोगों को भारत के साथ साथ अपनी, आपकी निजी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी के साथ साथ दुनिया के जो इक्वेशंस बदल रहे हैं, चाहे वो ट्रंप के टैरिफ लगाने का मामला हो या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस देखूं, चाहे हम मिडिल ईस्ट एशिया की देखें या फिर बाकी हिस्सों की, यूरोप की और अमेरिका के साइड की, तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे। हमारे साथ एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर कुणाल जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और सबसे पहले स्वागत के साथ मेरा सवाल ये है, जो मेरा खुद की भी क्वेरी है, जो मैं खुद भी समझना चाहता हूं, क्योंकि जब मेरी बात आपसे हो रही थी, अभी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो आपने मुझे बताया कि ये सब चीजें तो लगातार हो रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ सितंबर में 11 सितंबर का आपने मुझे समय बताया कि इस तारीख से भारत की दशाएं बदलने वाली हैं। ये क्या दशाएं बदल रही हैं, ये क्या होने जा रहा है, एक बार मुझे आप खुलकर बताइए जरा। सबसे पहले तो मैं देखो भारत की एक सबसे अच्छी और प्यारी चीज बताता हूं कि हमारे भारत देश का जो लगन चार्ट है वो दुनिया का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अच्छा। इससे पावरफुल कोई लगन चार्ट नहीं होता। हमारे देश के संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे रात को 12 बजे के आसपास हुए थे। इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे पंडित राजेंद्र प्रसाद जी, वो ज्योतिष पर बहुत बिलीव करते थे। वेदों की जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। ज्योतिष को एक महान, एक विशेष दर्जा मिला है हमारे इन शास्त्रों में। अगर वेद ज्ञान है तो उनके जो चक्षु हैं, उनकी जो आंखें हैं, वो ज्योतिष है। बिल्कुल। तो हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने वो ज्योतिष में बिलीव करते थे और वो मानते थे कि मैं अपने देश, अपने भारत के लिए ऐसी जन्म कुंडली तैयार करूं जो कि अद्भुत हो। एक समय ऐसा आए कि ये पूरी पृथ्वी पर राज करे। तो उनकी सोच तो अच्छी थी। उन्होंने अपने एक बहुत पुराने सलाहकार, एक एस्ट्रोलॉजर थे, महान एस्ट्रोलॉजर थे, जिनका नाम था सूर्य नारायण,
जो कि उज्जैन के रहने वाले थे। ठीक है। उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा और उनको बुलवाया गया और एक जन्म कुंडली, एक तिथि तैयार करने के लिए कहा गया। वो भी अपनी पूरी R&D करके आए थे। तो उन्होंने 15 अगस्त क्यों सुझाया 1 और 5, 1 नंबर यानी कि सर्वोच्च। 15 का टोटल अंक कितना हुआ? 6 शुक्र का हुआ। शुक्र यानी कि लग्जरी। जितनी भी ऊंची, फेमस, प्रतिष्ठित लाइफ है वो वीनस से देखी जाती है। अच्छा। लेकिन जो ऊंचा पद है, जो श्रेष्ठ पद है, जी। वो देखा जाता है सूर्य से। ओके। तो इसमें 2 नंबर का समावेश है, 1 नंबर और 5 नंबर। 1 नंबर यानी कि सूर्य, यानी कि ऊंचा पद। बिल्कुल। अब दूसरा जो 5 नंबर है, 5 नंबर मरकरी का है, यानी कि लिक्विडिटी। जितना भी कैश फ्लो है, जितनी भी कैश लिक्विडिटी है, जी, वो बुध से देखी जाती है, मरकरी से देखी जाती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 नंबर बन गया। तो 6 नंबर वीनस का हो गया जी। तो देखा जाए हर नंबर की अपनी एक विशेष वैल्यू है। अच्छा, अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं जिस पॉइंट को लेकर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा हो रही है, वो ये है कि जो भारत की कुंडली जिसका आपने जिक्र किया कि बहुत वेल कैलकुलेटेड तरीके से उस वक्त पर हमने आजादी ली ब्रिटिश रूल से, जिस वक्त पर एक स्ट्रॉन्ग कुंडली बन रही थी। आज देखिए पंडित राजेंद्र प्रसाद जी नहीं है दुनिया में, पर हम याद कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छे इंसान को युगों तक याद किया जाता है क्योंकि वे उसके अच्छे कर्मा हैं। राजेंद्र प्रसाद जी ने जब नाम डेट निकाली तो 15 निकाली। ठीक है। अब 15 को रात को 12 बजे निकाला। ठीक है। टाइम 12 बजे क्यों निकाला? क्योंकि 12 बजे एक लगन चार्ट बन रहा था, वृषभ लगन। आपने सभी बहुत सारे देवताओं का नाम सुना होगा, विष्णु जी के अवतारों के बारे में, 10 अवतारों के बारे में सुना होगा। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग अवतार कौन से थे? सबसे पावरफुल, जिनके अंदर सारी कलाएं थी, संपूर्ण विद्याओं के साथ जो उत्पन्न हुए थे? कृष्ण जी, आई थिंक। कृष्ण जी किसका अवतार थे? भगवान विष्णु? नहीं, अच्छा। साक्षात विष्णु रूप उत्पन्न हुए थे कृष्ण भगवान। ओके। कृष्ण भगवान को अवतार अंश कहना गलत होगा क्योंकि वो साक्षात विष्णु थे। तभी उन्हें कहा जाता है कि पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार, 16 कलाओं के साथ, 16 कलाओं के साथ, सारी विद्याओं के साथ। ओके। अगर कोई भगवान ने जन्म लिया है तो विष्णु, जो कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण भगवान सबसे स्ट्रॉन्ग लगन में पैदा हुए, वृषभ लगन में। अच्छा। रामचंद्र जी पैदा हुए कर्क लगन में। नरसिंह भगवान ने जन्म लिया वृश्चिक लगन में, जिसमें हमारे देश के पीएम का जन्म हुआ है। अच्छा। हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने जन्म लिया वृषभ लगन, यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग लगन वृषभ लगन है। और आज मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इस धरती के अगर 10% सबसे रिच लोगों को मैं निकालूं जी, तो उन 10% के जो 90% लोग होंगे वो वृषभ लगन वाले ही होंगे। अच्छा है। जो दुनिया पे राज कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया का सारा पैसा कैप्चर किया हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि इस दुनिया का 100% पैसा और इस दुनिया के 100% लोग, तो 100% लोगों के पास इस दुनिया का 10% पैसा है। 90% लोगों के पास 10% पैसा है और 90% पैसा दुनिया के सिर्फ 10% लोगों के पास है। तो जो वो 10% लोग हैं ना जी, वो वृषभ लगन है। उनमें से 90% लोग, 80-90% लोग वृषभ लगन वाले ही होंगे। क्योंकि वो इतिहास रचने का काम करते हैं। उनकी उस जन्म में लेने के साथ एक राजयोग स्वता बन जाता है। नवमेश और दशमेश का आपस में संबंध होना। नौवा घर किसका है? धर्म, कर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्राएं, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह, भाग्यशाली। तो नवमेश में 10 नंबर राशि उदित हो रही है और 10 नंबर से ओहदा देखा जाता है, स्टेटस, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी की प्राप्ति, नौकरी, राज्यसत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटीज 10th घर से ही तो देखी जाती है। और उसमें 11 नंबर राशि उदित हो रही है, यानी कि कुंभ राशि। 9 नंबर में 10 नंबर मकर राशि और 10 नंबर में 11 नंबर कुंभ राशि। इन दोनों के स्वामी शनि। बिल्कुल। तो जब वृषभ लगन कुंडली उनको सुझाई और वृषभ लगन के असेंडेंट के ऑनर हो गए वीनस, तो वीनस नंबर में भी 6 नंबर टोटल अंक, लगन के लॉर्ड के ऑनर 6 नंबर वृषभ, तो दोनों के मालिक वीनस हैं। तो पावर टू पावर जुड़ गई। उसके बाद जब भारत की
संविधान पे साइन किए तो वृषभ लगन कुंडली बनी, नक्षत्र था पुष्य। पुष्य नक्षत्र में शिव भगवान का विवाह हुआ था। अच्छा, इससे प्यारा और इससे अद्भुत नक्षत्र कोई नहीं है। रोहिणी नक्षत्र को सुंदरता के मामले में उच्च स्थान प्राप्त है, लेकिन अगर देखूं सौम्यता के रूप में, विलक्षण शक्तियों के रूप में अगर किसी नक्षत्र का जिक्र आएगा तो पुष्य नक्षत्र, यानी कि शिव भगवान और पार्वती माता का विवाह इसी नक्षत्र में हुआ था। और ये स्वयं सभी ऋषियों ने ये समय, ये दिन सुझाया था नक्षत्र की वजह से। तो पुष्य नक्षत्र हो गया। अब सिद्धि योग, उस दिन का बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर मैं बता देता हूं कि 15 अगस्त 1947 को सिद्धि योग बना हुआ था। तो सिद्धि योग का मतलब होता है अगर उस लगन में आज भी कोई बच्चा पैदा हो जाए जी। तो एक बार जो वो सिद्धि ठान लेता है ना, सिद्ध करने का, उसको करके जरूर बैठता है। अच्छा। तो सिद्धि योग में ठीक है, सिल्वर के पाए सिल्वर के बहुत अच्छे माने गए हैं। स्वर्ण के पाए अच्छे नहीं होते, सबसे टॉप पे माने जाते हैं सिल्वर के पाए, फिर उसके बाद तांबे के, फिर लोहे के पाए माने जाते हैं। तो सिल्वर के पाए में ये नामकरण, ये संविधान पे हस्ताक्षर हुए। तो अगर मैं देखूं, और शनि जो हैं भाग्येश और दशमेश, लग्नेश जो हैं शुक्र, और पंचमेश और धनेश बुध, यानी कि हमारी भारत की जो जन्म कुंडली में 3 ग्रह जो सबसे पावरफुल हैं, उनमें शनि, शुक्र और बुध। और आप देखिए कि उसके बाद किसी का अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो है सूर्य का, और उसके बाद जुपिटर का। तो हमारे देश की जो जन्म कुंडली थी जी, वो इतनी अद्भुत बनी कि उसमें बुध की पोजीशन की मैं बात करूं, उसमें शनि की पोजीशन की बात करूं, बृहस्पति की पोजीशन की बात करूं, सूर्य की पोजीशन की बात करूं, सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, वीनस, शनि, सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, वीनस और शनि, इन 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन कहां पर बना हुआ है? तीसरे हाउस में। तीसरा हाउस किसका है? पराक्रम, ताकत, शक्ति, सहोदर, आसपास के लोग। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर राज करता है तो अपनी भुजाओं, अपनी ताकत के बल पर करता है। तो ताकत, हमारे शरीर की ताकत, हमारी कंट्री की ताकत, वो 3rd हाउस से देखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, वीनस और शनि और शुक्र का बहुत अच्छा योग होता है, मरकरी और शनि का बहुत अच्छा योग होता है, और चंद्र और शुक्र का एक बहुत ही दुर्लभ योग है, इसको बोलते हैं जैमिनी राजयोग। ज्योतिष में अगर योगों की मैंने कभी चर्चा की है ना, करीबन 350-400 योग बनते हैं। अच्छा। लेकिन जो सबसे टॉप योग है वो बनता है अखंड साम्राज्य योग। इससे बड़ा कोई योग नहीं होता। आज भी अगर किसी की कुंडली में ये योग बन जाए तो वह व्यक्ति अगर आज किसी रिक्शे वाले के घर में, किसी झोपड़ी में, किसी फुटपाथ पर भी पैदा हुआ है ना, तो उसके अंदर वो क्षमता है कि वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे रईस इंसान बना सकता है। उसके अंदर वो क्षमता है, और उसको वो मौका भी ईश्वर की तरफ से, समझ लीजिए, मिलता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राजयोग है जैमिनी राजयोग, जो वीनस और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमारे देश की जो जन्म कुंडली है उसमें ये दोनों योग बने हुए, क्योंकि अखंड साम्राज्य योग तो सिर्फ स्थिर लगन में ही बनता है। तो वृषभ लगन स्थिर लगन हो गया। तो हमारे देश की लगन चार्ट में ये अखंड साम्राज्य योग भी बना हुआ है, और दूसरा जैमिनी राजयोग भी बना हुआ है। तो बहुत सारी विलक्षण शक्तियों की वजह से हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने ये हस्ताक्षर एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और रात को 12 बजे संविधान पे हस्ताक्षर किए, ताकि हमारे देश की एक अच्छी जन्म कुंडली तैयार हो सके। आज वो देखो इस दुनिया में नहीं है जी, लेकिन युगों तक इस देश में उनका नाम अमर है, क्योंकि देश की तरक्की और ज्योतिष की जब भी बातें होंगी तो उनका जिक्र जरूर होगा। अगर ये कुंडली ना होती तो शायद हम इतनी, आज देखे कोरोना में या और भी जब कंट्रीज में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे देश में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं। और हर मुसीबत से हम लोग बहुत और बेहतर होकर बाहर आते हैं, बेहतर होकर के, चाहे वो कोरोना का दौर हो या उससे पुराने दौर हो। बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा, एक बार मैंने और बोली थी कि नोटबंदी जब हुई थी तो हमारी देश की जो लेडीज थी उनके पास इतना पैसा निकला था
कि किसी देश की पूरी इकोनॉमी चलाई जा सकती थी उतने पैसे से। एग्जैक्टली और ये हर एक के घर की कहानी, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे सबको याद आ गया होगा कि मेरे घर में इतने लाख निकले थे, मेरे घर की लेडीज के पास इतने थे। मैं खुद अचंभित था उस वक्त मेरे घर में लेडीज के पास इतना पैसा है। तो ये हकीकत है कि हमारे देश की ताकत, और ये सब जिस बात का आपने जिक्र किया 2008 में भी जब रिसेशन आया था तब भी ये एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि हिंदुस्तान को बचाने वाले हिंदुस्तान की लेडीज थी जिनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने अपने घर चला लिए। हाँ। उन्होंने इकोनॉमी को संभाला और ये युगों तक होता रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा। हाँ, ये युगों तक होता रहेगा। आज देखिए 12 ज्योतिर्लिंग कहां पर है? इस भारत की धरती पर। आज 51 सिद्धपीठ कहां पर है? इस भारत की धरती पर। ये जो है, आपको मैं बता दूं कि आप भारत की धरती पर किसी भी धर्म के कोई क्यों ना हो, आपने भारत की इस सर जमीन पर जन्म लिया है ना, तो आप अपने आप में बड़े पुण्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो। कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे कि हम भारत इस भारत का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि बात चंद्रमा की दशा में पैसे को लेकर के बहुत अप एंड डाउन्स थे। बिल्कुल। अब दशा आने वाली है सितंबर में मंगल की। तो हमारे देश में, देश की जो कुंडली है वो वृषभ लगन है। वृषभ लगन में मंगल की राशियां कहां पर उदित हो रही हैं? 12th हाउस में और 7th हाउस में। 12th हाउस से हम देखते हैं खर्चे, व्यय, सजा, दूर की यात्राएं, फिजूल खर्चे, धन की हानि, व्यय, कैद, दंड, विदेश यात्राएं, दान, पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल, ये सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। 7th हाउस से पत्नी, पति, भागीदारी, डे टू डे इनकम, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, ऋण का होना और उतरना देखा जाता है। डे टू डे इनकम, एक होता है व्यापारिक, एक होता है डे टू डे पैसा आना, एक होता है प्रोजेक्ट वाइज पैसा आना। तो अगर हम छोटे व्यापार और जो हर रोज लिक्विडिटी घर में आती है उस व्यापार को हम 7th हाउस से देखते हैं। तो दोनों में, यानी कि 7th हाउस में मंगल की वृश्चिक राशि उदित हो रही है और 12वें हाउस में मंगल की मेष राशि उदित हो रही है। और दोनों के स्वामी जो मंगल हैं वो कहां बैठे हैं? धन के घर में। 2nd हाउस धन भाव भी है। धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, स्वर्ण, रत्न आदि, जमा पूंजी। हम बिजनेस करते हैं 10th हाउस से और 7th हाउस से देखते हैं। लेकिन पैसा कितना आ रहा है घर में, उसको 2nd हाउस से विचारते हैं। फिर उससे जो प्रॉपर्टियां खरीदते हैं वो 4th हाउस से देखते हैं। फिर 4th हाउस से पैसा, चीजें चली जाती है 11th हाउस में। 11th हाउस यानी कि वो संपत्तियां बढ़ने लगती हैं। आज आपके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं? 1 है, 5 हैं। तो उसके लिए विचार करेंगे हम 4th हाउस और 11वें हाउस से। आपके पास पैसा कितना है, पैसा महीने में कितना जुड़ रहा है, उसके लिए हम देखेंगे 2nd हाउस को। तो मंगल 7th हाउस का मालिक है, 12th हाउस का मालिक है, धन के घर में बैठा है। यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। डे टू डे इनकम सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। विदेशों में जाकर के भी बहुत पैसा कमाएंगे और अपने देश में लेकर के आएंगे। एक मैंने बहुत समय पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि एक मोहम्मद गजनवी थे कोई, बिल्कुल, और वो हमारे देश का धन लूट के ले गए थे। मुगल या सल्तनत कितने हुए जो हमारे देश के पैसे को लूट के ले गए थे। बिल्कुल। पूरी दुनिया का पैसा, पूरी दुनिया का स्वर्ण एक समय ऐसा आएगा कि इसी भारत की सरजमीन पर होगा। क्या वो समय सितंबर से शुरू हो रहा है अगले 7 सालों के लिए? 101%। यानी आपने मेरी उस बात को पकड़ लिया। मैंने आपकी पूरी बात में से ये पिक लाइन ले लेता हूं मैं कि अगले 7 साल में हिंदुस्तान के अंदर जो जो लूट के ले गए, हाँ, वो सब वापस आने जा रहा है। और ये मंगल का समय, ये कैलकुलेशन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं। ये कैलकुलेशन है कि हमारे देश की डे टू डे इनकम, डे टू डे आय इतनी बढ़ेगी कि पूरे देश के हमारे जितने भी लोग इस पृथ्वी पर, जहां जहां यूएस में मैं जाता हूं ना, यूएस में जितनी पोस्ट बड़े लोग तो बैठे हैं, लेकिन उनके जो सीईओ हैं, उनके जो बेस्ट एम्प्लॉय है ना, वो हमारे देश के लोग हैं। तो ऐसा सिर्फ यूएस में नहीं, हर कंट्री में। तो अभी आने वाले समय में ऐसा होगा कि वो लोग अपनी जमा पूंजी को अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे और अपने देश के लोग बाहर से पैसा अर्जित करेंगे और अपने देश के अंदर इतने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखिए मोदी जी ने तो कर भी दिया ना। आज एप्पल का फोन को आपको लेना है तो आपको वर्ल्ड में सबसे सस्ता हमारे देश में मिलेगा। एक उसको भूल जाइए कि जो वो फोन लॉन्च होता है, क्योंकि एप्पल कंपनी क्या करती है, जो फोन को लॉन्च करती है उस फोन को वो इंडिया में नहीं बनवाती, उसको चाइना से बनवाती है।
और वो पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करती है। लेकिन अभी जैसे 17 लॉन्च होने वाला है, लेकिन अगर 16, 15, 13 Old models वो पे जाना सब होगा तो इंडिया के इंडिया में अंदर। manufacture हो रहे हैं। आज मैं कई बार बोलता हूँ ना, मुझे लोग बोलते हैं कि भैया आप दुबई जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, तो मेरे लिए फोन ले आना। तो मैं बोलता हूँ आपने प्राइस चेक किए? इंडिया का प्राइस बाहर के प्राइस से सस्ता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो रही है, बेंगलोर में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है। अभी बड़े बड़े प्लांट्स हमारे देश के अंदर लगने जा रहे हैं, और आने वाले समय में ये चीजें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो कहते हैं ना, सारा स्वर्ण सारा पैसा वापस आना है। ये भी तो कार्मिक है, बिल्कुल, ये भी तो कार्मिक। कहते हैं ना, हर कर्म का फल तो मिलना है। बिल्कुल। जिस कंट्री ने हमारा पैसा लूटा है ना, हमारा तो सब पैसा वापस सूद लेके समेत जाएंगे। हमारे देश के लोग वापस लेके आएंगे। अच्छा, युद्ध की स्थितियों पर भी एक बार मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि अभी क्या है, जैसे ट्रंप लगातार भारत को गुस्से भरी नजर से देखते रहे कि टैरिफ लगा देंगे, 50% टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा बहुत सारे रिलेशंस बदले, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अगर मैं देखूं तो वो भी बहुत टर्न अराउंड हो रही हैं। क्या आपको लगता है अगले 7 साल के अंदर ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं, ये भारत के लिए मुश्किल का सबब है, या ये भारत के लिए बेनिफिट होगा, आपदा में अवसर वाली बात होगी? जी देखिए, चंद्र और सूर्य ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है कि चंद्रमा रात को, आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखेंगे कितना सुंदर लगता है। बिल्कुल। लेकिन चंद्रमा तो ऐसे ही रहता है, सूर्य का उदयकरण होता है तो चंद्रमा छिप जाते हैं। तो अभी केवल स्थिति वो है कि हमारे देश के ऊपर चंद्रमा की दशा चल रही है। तो चंद्रमा यानी कि कोई ना कोई सूर्य बनने की कोशिश करता है, लेकिन अभी सितंबर में सूर्य की महादशा खत्म हो जाएगी। अभी इस समय सूर्य के अंदर, चंद्रमा के अंदर सूर्य की ही अंतर्दशा चल रही है। ठीक है। सितंबर में जब चंद्रमा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा समाप्त होगी तो मंगल की दशा, तो ऐसा दहाड़ करके ये देश उठेगा, ऐसा दहाड़ करके हमारे जो पीएम है, आपने बोला मेरे गूज़बम्प आ गए अभी से। हाँ, वो लाइफ के, वो देश के लिए डिसीजन लेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अकल्पनीय है। यानी 11 सितंबर 2025 ये वो तारीख है जहां से मैं देख पा रहा हूं कि मंगल की महादशा शुरू हो रही है। क्या ये जिस दिन पर मंगल की महादशा शुरू होगी, ये इफेक्ट उसी दिन से दिखता है या आगे पीछे थोड़ा समय लगता है? ये मैं बता दूं कि जैसे हमने देखता है, जैसे बिल्कुल सेम आपका जन्म हुआ जी, आप बड़े हो गए, अब आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है और वीनस की दशा, गुरु की दशा आने वाली है। और गुरु आपकी कुंडली में योग कारक है, आपकी काल पुरुष कुंडली है, मेष लगन कुंडली है, बृहस्पति भाग्य के घर में सुग्रही बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बृहस्पति की दशा आज से शुरू होगी और आज से ही, या तो 3 to 6 मंथ पहले उसके पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने लग जाएंगे। लेकिन थोड़ा समय बीतेगा, 2-4 महीने, 6 महीने, साल बीतेगा, तब आप उसको फील करोगे कि पिछले 1 साल से मेरे ऊपर जुपिटर आया है, मेरी लाइफ बदल गई। हर रोज कैलकुलेट करोगे ना, जैसे एक कहानी है छोटी सी कि एक बंदर किसान को देखता था और किसान ने आम के पेड़ लगाए, उनकी खूब केयर करता था। तो आम के वृक्ष, आम के पौधे धीरे धीरे बड़े हो गए, आम लगने लगे। तो बंदर रोज उसके पास जाके आम ले लेता था। तो उसने बोला कि अब वो देता एक ही आम था, बंदर को मिलता एक ही आम था। तो उसने किसान से बोला कि मेरी इस एक आम से भूख खत्म नहीं होती, मुझे भी बहुत सारे आम खाने। तो उसने, किसान ने बोला तो अपने आप पेड़ लगा ले, अपने आप पेड़ लगा और उगा ले, खा जितने मर्जी खाने, तो मेरे पेड़ों पर क्यों नजर लगाए हुए है। तो उसको पता था कि इससे पंगा तो ले नहीं सकता, उसके पास डंडा भी होता था, बंदूक भी होती थी कि मैंने बदतमीजी करी तो ये तो मुझे गोली मार देगा, नहीं मिलेगा फिर। तो उसने कहा ठीक है, मुझे बताओ कैसे आम का पेड़ लगाना है। तो उसने उसको कुछ गुटलियां दी और कि जा लगा ले इसको। अब वो बंदर चला गया, उन गुटलियों को लेके उसने 2-3 जगह गड्ढे खोदे और गुटलियां लगाई, थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब बैठ गया वहां पे। थोड़ी देर बाद कि पौधा तो निकला ही नहीं, उसने सारी खोद के फिर गुटलियों को चेक किया कि ठीक तो है ना, फिर वापस से दबा दिया। ये प्रोसीजर करते करते 10 बार उसने कर दिया। तो अब वो, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप बिल्कुल चेक करने ही बैठ जाओगे ना, तो अंकुर नहीं फूटेगा। वो गुठली से ना अंकुर फूटेगा, ना पौधा होगा, ना पौधा वृक्ष बनेगा, ना उस पे आम लगेंगे। बिल्कुल। तो उसने कहा, उसने मुझे पागल बना दिया और इन गुठलियों से आम
निकल ही नहीं सकते इन गुठलियों से आम के गुठलियां पौधे। बेकार हैं। तो उसने वो उठा के फेंक दी। जी। तो ऐसा हमें नहीं बनना, हमें बंदर नहीं बनना, हमें किसान बनना है। बिल्कुल। कि जब भी कोई दशा आती है तो समय अनुसार फल देती है, हर एक की लिमिट है। जैसे कि एक कोई भी हम बीज बोते हैं, उस बीज से उसकी टेक केयर करते हैं, उस बीज से अंकुर फूटता है, अंकुर से पौधा बनता है, वो पौधा का वृक्ष का रूप लेता है और उसके अंदर भी अनंत अनगिनत बीज अंदर हैं, बिल्कुल इंक्लूड हैं। आप एक बीज की परिभाषा तो बता ही नहीं सकते ना, बिल्कुल, कि इसकी ताकत कितनी है। किसी ने पूछा एक बीज की ताकत क्या होती है, उसको काउंट नहीं कर सकते। उस बीज से भी करोड़ों बीज तैयार हो सकते हैं, उन करोड़ों से अरबों खरबों पता नहीं। अच्छा, ये मंगल की महादशा आपने कहा कि शुरू होती है, थोड़ा वक्त लगता है, तो हाँ, थोड़ा वक्त चढ़ाई पर जाती है वो एक पीक पर भी आती है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि मंगल में पहले मंगल आएगा और मंगल में मंगल करीबन ये 4-5 महीने रहेंगे। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मैंने कुंडली भी ओपन की हुई है, मंगल में मंगल करीबन 8 फरवरी 2026 तक रहेंगे, लेकिन 8 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2027 तक मंगल में राहु आएगा। ये थोड़ा सा विनाशक टाइम होगा। अच्छा। आपसी कलेश, आपसी द्वेष उजागर होंगे, भाइयों में लड़ाई होगी, आपसी मित्रों में लड़ाई होगी। यानी कि देखिए, जैसे आज हमारे देश के अंदर हमने बहुत बार देखा है कि भाई ने भाई को थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, भाई ने भाई को लूट लिया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ मिलके षड्यंत्र रच दिया। तो ये षड्यंत्र जो रचे गए हैं, या ये षड्यंत्र जो, उसके पीछे भी एक कहानी है। बिल्कुल। आप सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो राहु केतु के प्रभाव को रोक नहीं पाए। राहु हमारे देश के लगन कुंडली जब बनी तो लगन में विद्यमान थे। उस समय राहु का जो गोचर चल रहा था वो वृषभ राशि में चल रहा था और केतु का 7th हाउस में चल रहा था। तो 7th हाउस यानी कि पार्टनरशिप। आप देखो, विदेशों में मैं जाता हूं ना, पत्नी पति के बीच में सम्मान समान होता है। लेकिन हमारे देश में आज मैं बात करूं पुरानी पीढ़ी की, तो क्या होता है, क्या मैं देखता हूं कि हमेशा जो पुरुष प्रधान लोग हैं वो अपनी पत्नियों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको किसी के सामने बोलने नहीं देते, उनको किसी के सामने हंसने नहीं देते, उनको हमेशा। लेकिन जैसे जैसे ये दशाएं चेंज हो रही हैं जी, वैसे वैसे 7th हाउस यानी कि स्त्री जो है बढ़ चढ़ के आगे आ रही है, बढ़ चढ़ के पैसे कमा रही है, क्योंकि 7th हाउस का जो मालिक है वो मंगल है। 7th हाउस का जो मालिक है वो मंगल धन के घर में बैठा है। यानी कि आने वाले समय में जो हमारे देश की जो स्त्रियां होंगी, जो लेडीज होंगी, वो किसी से भी कम नहीं होंगी। और भी हमने देखा भी, आपने जैसा भी कहा था कि कोई भी महादशा आती है तो उसे 5-6 महीने पहले उसका असर दिखने लगता है। बीते 5 या 6 महीने भी छोड़ दिए, 3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो देश ने देखा कि कैसे देश की 2 महिलाओं ने ही पूरी कमान संभाली, चाहे वो कर्नल सोफिया की बात करूं या एयरफोर्स के कमांड की बात करूं। दोनों जगहों पर यह बात उठी कि देश की महिलाओं ने इस बार एक बढ़ चढ़ का जवाब दिया। ना सिर्फ इतना, बल्कि इससे पहले भी जितने भी स्पेस मिशन हुए उन सब में भी जिक्र हुआ कि महिलाओं ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया। यानी कि आप ये कह रहे हैं अगले 7 सालों में महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ने बहुत बढ़ है। जाएगी। हाँ, जो अगर बहुत सारी देखिए ऐसी लेडीज हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने छोटे छोटे रूप में अपना बिजनेस शुरू किया था, आज उनकी टर्नओवर हजारों करोड़ की हो गई। और ऐसे 50 साल पहले नहीं था, बिल्कुल 100 साल पहले नहीं था, लेकिन पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में आपको ये चीजें ज्यादा देखने को मिली होंगी। अगले 25 सालों में उसकी जो परसेंटेज है, समझ लीजिए अगर इसको 10% काउंट करोगे तो समझ लीजिए 10% से 50% तक इन 7 सालों में, मंगल की जो दशा रहेगी वो 7 सालों की रहेगी, उन 7 सालों में जाने वाली है। मैं सिर्फ यही नसीहत दूंगा अपने देशवासियों को कि हमारे देश की जो महादशा मंगल की आएगी जी, उस मंगल में जब राहु आएगा, यानी कि फरवरी से 1 साल के लिए राहु आएगा, इसको अंगारक योग कहते हैं। उस पीरियड में बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र, राहु की वो परीक्षा है। देखा जाए, मैं भी वही गलती कर रहा था, हम राहु शनि केतु इनको दोष तो मंड देते हैं, बट ये तो ईश्वर के अधीन है। ये हमारी परीक्षाएं लेने के लिए, जब हमें कुछ बड़ा देना मिलता है ना, तो उससे पहले ये हमारी परीक्षा लेने आते हैं, उन परीक्षा में हमें पास होना है। तो मैं सिर्फ अपने देशवासियों को यही कहना चाहूंगा कि ये जो राहु की अंतरदशा मंगल के अंदर आएगी, अंगारक दोष, उस पीरियड में 1 साल के पीरियड में फरवरी से लेकर के अगले साल के मार्च अप्रैल तक रहेगी। ये रहेगी करीबन 26 फरवरी 2027 तक, और ये 8 फरवरी 2026 से अप्रोक्स 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आगे पीछे
इस पीरियड में अपनी एकजुटता को नहीं टूटने देना। अपना जो प्यार है एकजुट रहना होगा। अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, उस पर विश्वास बना के रखना है। ये विश्वास ही आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। एक समय आएगा आप अलग तो हो जाओगे, एक समय आएगा कि आपको सबसे बड़ा पछतावा होगा कि आपने क्या किया। क्योंकि कभी कभी एक और एक कितने होते हैं? 11 नहीं, अच्छा, एक 2 और एक कितने होते हैं? 2। 1 + 1 2 हुए, लेकिन बीच में से प्लस को हटा दें तो कितने हुए? 11। हमें एक और एक 11 बनना है, एक और एक 2 में नहीं रहना। और राहु के टाइम पीरियड में ऐसा भी होएगा कि हम और एक 2 से भी अलग हो जाएं और अकेले रह जाएं। अच्छा, ये परीक्षा का समय होगा। किसी का बहुत प्यारा शेर है जी। कि मैं अकेला ही चला था काबिले मंजर मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो हमें कारवां बनाना है, अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ना है, अपने आप को भी इतिहास बनाना है। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो समय होगा ये भारत के लोगों की परीक्षा का भी समय होगा कि उन्हें अपने देश के साथ, ठीक है हमारा देश बहुत आगे बढ़े, लेकिन आप उस देश को आगे बढ़ाने के काबिल हैं या नहीं, ये आपकी परीक्षा होगी। मैं एक बहुत अच्छे सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे है। आपने भी कहा था कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद असर दिखने शुरू होते हैं। हर एक महादशा का एक पीक भी आता होगा कि ये वो समय होगा जिस वक्त पर ये जो ग्रह है अपनी महादशा का संपूर्ण फल दे रहा होगा। ये कौन सा समय होगा? देखिए, की महादशा बहुत इंटरेस्टिंग है। सितंबर से फरवरी के बीच में 2000, ये नेक्स्ट मंथ आ जाएगा फरवरी से लेकर के सितंबर से लेकर के फरवरी के बीच में ये सबसे बेस्ट टाइम है। पौधे लगाने का, बिजनेस शुरू करने का, डिसीजन लेने का, अपॉर्चुनिटीज का। उसके बाद 2027 के फरवरी से, यानी कि 26 फरवरी 2027 से और 8 मार्च 2030 तक हमारा सब कुछ गोल्डन पीक पर होगा। गोल्डन होगा क्योंकि राहु के बाद बृहस्पति आएंगे, बृहस्पति स्वर्ण है, फिर शनि आएंगे, वो इंडस्ट्रियां हैं, फिर बुध आएंगे, वो पैसा है। अच्छा, हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु था, और आज भी विश्व गुरु है। चाहे आप जिस बात का आपने जिक्र किया था कि आप अमेरिका चले जाइए, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो थिंक टैंक हैं वहां पर आपको इंडियन नजर आएंगे। तो क्या ये विश्व गुरु वाली जो इमेज है, जो मोदी जी का सपना भी है कि हम भारत को वापस से विश्व गुरु बनाएंगे, वापस से सोने की चिड़िया बनाएंगे, क्या ये वो समय होगा 2027 के बाद का और 2030 तक का कि भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनकर सामने आए? इस पूरे में 7 साल की अगर बात करूं ना, उत्थान और पतन, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब कुछ ग्रहों के आधार पर होती हैं। लेकिन अगर मैं एक बेसिक बात करूं तो ये जो कुंडली के हिसाब से जो ग्रोथ है इन 7 सालों में, हमारा देश भारत पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला देश होगा। अच्छा, यहां पर मैं एक रेलेवेंस लेकर आता हूं। नास्ट्रेडमस ने एक भविष्यवाणी की थी और कहा था कि यही 21वीं सदी के शुरुआती जो साल होंगे, इन्हीं सालों के अंदर, इन्हीं दशकों के अंदर जो दुनिया का टॉप बना बैठा होगा उसका पतन होगा और एक नया देश विश्वगुरु बनकर उभरेगा। क्या ये समय, क्योंकि अमेरिका के बारे में लोग कह रहे हैं कि अमेरिका अपने पतन की तरफ है। हाँ, अमेरिका अपने पतन की तरफ है। अमेरिका देखिए आज मैं वहां के अगर राष्ट्रपति की बात करूं, ट्रंप की बात करूं, हर रोज कैसे डिसीजन वो ले रहे हैं, हर रोज वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि उनके लोगों की नजर में भी वो गिरते जा रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि मैं कितने सारे अमेरिकन्स को मिला हूं, जैसे मैं जाता हूं ना, मेरे अमेरिकन्स भी बहुत क्लाइंट्स हैं। एस्ट्रोलॉजिकल भी वो ज्ञान लेते हैं और वास्तु की टिप्स भी लेते हैं। तो मैं इतने सारे लोगों को मिला हूं तो मैं पूछता हूं, ये मेरे भी जिज्ञासा रहती है, हर भारतीय की जिज्ञासा। तो हर कोई ये बोलता है कि जब पिछली बार ट्रंप आए थे तो उन्होंने बिल्कुल अमेरिका को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन अभी जो ट्रंप आए हैं वो पहले वाला ट्रंप है ही नहीं। इसने तो अपने देश के लोगों को ही उजाड़ के रख दिया। इतनी हर रोज के डिसीजन, हर रोज की बातें शेयर मार्केट को तबाह करती जा रही। कितने बेचारे, देखो जो दुनिया के 10% लोग हैं, रिच लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। उनके तो जी आज वो फर्स्ट नंबर पे थे, वो सेकंड पे आ गए, जी थर्ड पे आ गए, फोर्थ पे आ गए, बस इतना अंतर है। लेकिन जो गरीब आदमी ने 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी, सोचो कि वो अगर बिल्कुल डंप हो गई हो तो आज उनकी स्थिति तो बिल्कुल जीरो हो गई। तो यहां पर जो निम्न श्रेणी के गरीब लोग थे, बेचारे जरूरतमंद लोगों ने जो शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, उनकी बातों की वजह से, उनकी चीजों की वजह से वो लोग बेचारे बर्बाद हो गए।
अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूं आपसे। हम आम लोगों की जिंदगी की भी अपनी अपनी सबकी एक निजी कुंडली है, सब अपनी अपनी कुंडलियों के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं, सबकी ग्रह दशाओं पे चल रहा है। अभी देश के जो हालात हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हों, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, अभी एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वो आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतना भयंकर एक प्लेन क्रैश का मामला सामने आया। ये जो घटना पिछले 6 महीने में देखी, ये रुकेंगी या बढ़ेंगी? देखो, ये जो साल था ना, ये साल डेंजरस था, क्योंकि ये साल अभी मंगल तो का ये था, इसलिए मेरा हाँ, रिलेवेंस है। ये अभी तो समाप्ति की तरफ है और अभी कुछ अच्छे ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी है कि जिनसे शायद अब बड़ी मुसीबत से तो हमारा देश या ये पृथ्वी बची रहेगी, लेकिन फिर भी इसको नकारा नहीं जा सकता कि कोई मिसहैपनिंग ना हो। जैसे कि इस साल के जो अंक की बात करूं तो ये मंगल का साल था, बिल्कुल, यानी कि पूरे साल का जो टोटल है वो 9 है जी। और जो 2025 के जो लास्ट की मैं बात करूं जी 25 की, तो वो अंक हुआ 7 जी। 9 नंबर पूरे का टोटल हो गया 2025, 9 नंबर मंगल का हो गया और लास्ट का जो 25 है वो हो गया 7 केतु का। अच्छा। केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन डिजास्टर है, इसको अंगारक योग कहते हैं। ओके। जितने भी कॉम्बिनेशन है, जैसे गुरु चंडाल योग, चंद्र चंडाल योग, अंगारक दोष, विष योग, ग्रहण दोष, इन सब में जो सबसे डेंजरस दोष माना गया है वो केतु और मंगल का ही अंगारक दोष माना गया है। ये जिसकी कुंडली में भी एक साथ बन जाए ना, और जिस घर में बन जाए, उस घर को तबाह कर देता है। अच्छा। उस घर का सुख उस जातक को मिल नहीं पाता। अगर ये छठे घर में बन जाए तो ये राजयोग कारक है, क्योंकि छठे घर से रोग ऋण शत्रु, मुसीबतें, परेशानियां, षड्यंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, नेगेटिव सारी चीजें देखी जाती हैं। मामा मौसी का विचार किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के मामा मौसी भी बर्बाद रहते हैं। ओके। वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। जितना व्यक्ति की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन बना है छठे घर में, तो उसके मामा मौसी तरक्की नहीं कर पाते। उसकी कुंडली में उसके फादर के कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बनते हैं, क्योंकि ये मैरिटल पिता की यानी कि सेकंड माँ का भी घर है। ओके। सेकंड माँ का भी घर है, लेकिन उसका जो खुलासा है वो हो जाता है। तो ये घर ही प्रोटेक्ट भी करता है, बनवाता भी है क्योंकि नेगेटिव है, और उसको फिर डिस्ट्रॉय भी कर देता है। मैंने कई बार ऐसी कुंडलियों के बारे में स्टडी की है, और कम से कम एक नहीं, कम से कम 20, 30, 40 कुंडलियों पे ये स्टडी की है, और मैंने 90% ये पाया है कि जो मैं सोचता हूं वो कहीं ना कहीं सच है। मैंने सबके सामने बात नहीं करी, पर मैंने हस्बैंड को जरूर पूछा, मैंने आपकी लाइफ में कभी कोई, तो कह रहे हाँ एक टाइम था ऐसे लेकिन थोड़े समय बाद ही वो बीवी को पता चल गया और बड़ी मुसीबतें, घर टूटने से, तो चीजें होती हैं। तो सब कुछ लिखा तो कुंडली में है, बट हमें ऐसा नहीं कुंडली में लिखा है तो हमें वही करना, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इस साल का जो अंक है ना, वो डेंजरस अंक है। तो अंगारक योग इस साल बन भी गया। देखा जाए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 28 जुलाई तक ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था। 28 जुलाई को मंगल जो है सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में ट्रांजिट हो गए, केतु अकेले रह गए। तो पिछले जो जुलाई से जो पिछले 3-4 महीने थे तो बड़े डेंजरस थे, बहुत डेंजरस, और इसी पीरियड में सारी तबाहियां हुई हैं। अभी मंगल अलग तो हो गए, लेकिन अभी दूरी बढ़ रही है। कहते हैं ना, कभी कभी उस तबाही हो चली तो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक विनाश तो छोड़ के ही जाती है। संभलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ये साल जो है मंगल और केतु का है। फिर उस पीरियड में आया, उसी पीरियड में हमारे देश में और पाकिस्तान में लड़ाई भी हुई, उसी पीरियड में ईरान और इजराइल में भी लड़ाई हो गई। तो देखिए कितने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कंट्रीज में दुश्मनी अच्छी नहीं है, और अगर ये बंद नहीं होता तो किसी ना किसी की तरफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती थी। अब वो बड़ी प्रॉब्लम तो उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मंगल सेनापति है, मंगल जो है प्रोटेक्ट है। हमारे देश की जितनी भी पुलिस है, जितना भी सैन्य बल है, जितनी भी आर्मी है, सब मंगल से देखी जाती है। हर देश की आर्मी, पुलिस मंगल से देखा जाता है। तो मंगल यानी कि हमारी भुजाओं में बल और हमारे देश में सेना, ये मंगल से देखी जाती है। तो मंगल
किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये दोनों अभी अलग हो गए, लेकिन फिर भी ये साल जो है मंगल और केतु का ही हमें 2026 तक जनवरी में पहुंचने से पहले हर समय सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब एक और चीज सुनिए, 2025 में भी लास्ट के 2 नंबर जो बचे, 25 का अंक कितना हुआ? 7। लेकिन अगर उसको हम अलग अलग विभाजित करें तो 2 नंबर और 5 नंबर जी। 2 नंबर है चंद्रमा का, 5 नंबर है बुध का जी। अब इसके बारे में भी एक कहानी है, क्योंकि कहानी से शायद थोड़ा सा समझ आएगा, क्लियर करके समझ में आएगा, ऑडियंस समझ आएगा जी। ये दोनों पिता पुत्र हैं, जैसे शनि और सूर्य पिता पुत्र है, पर दोनों में पटती नहीं है। उनके पीछे भी एक कहानी है, बट इस 25 नंबर के पीछे भी इनके जो ऑनर हैं, यानी कि चंद्रमा और बुध, इनकी भी कहानी है। कुछ शास्त्रों में तो मैंने ये पढ़ा है कि बृहस्पति की जो पत्नी थी, चंद्र देवता उनसे इतने प्रभावित हुए कि उनसे उन्होंने आंखों से संभोग किया था। तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, उनका नाम बुध पड़ा। ओके। अब बृहस्पति को जब पता चला तो बृहस्पति ने उनको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया और वो अपना पद भी छोड़ के चले गए। देव गुरु थे, देवताओं के गुरु थे, उनकी एक पदवी थी बृहस्पति देवता की, तो अपना पद भी उन्होंने छोड़ दिया। सभी देवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने हस्तक्षेप किया, उनको समझाया और वापस से उनको गद्दी पर अपनी बैठने के लिए आग्रह किया। उन्होंने स्वीकार तो कर लिया। उनको ये भी शर्त दी कि चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा के घर में बृहस्पति को उच्च का स्थान मिला। 4 नंबर में अगर किसी के भी चंद्रमा बृहस्पति बैठ जाए ना, उच्च के होते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में उच्च के बैठ जाए फिर भी उस घर की हानि करते हैं। जहां पर बैठेंगे वहां की हानि करेंगे, जिस घर में उच्च के बैठेंगे उस घर की हानि करेंगे। एक बार अपयश जरूर देंगे। जहां जहां दृष्टियां होती हैं वहां से राजा बना देते हैं। कहते हैं ना, बृहस्पति की तो स्वर्ण की दृष्टि जहां पड़ जाए स्वर्ण हो जाए। बिल्कुल। तो बृहस्पति की दृष्टियां तो बहुत ही अद्भुत हैं। बृहस्पति की अपने से 5वीं, अपने से 7वीं, अपने से 9वीं 3 दृष्टियां होती हैं। तो बृहस्पति देवता ने भी बुध को अपना पुत्र नहीं माना जी। बृहस्पति की पत्नी ने भी उनको नहीं अपनाया, चंद्र देवता भी छोड़ के चले गए। अब बुध को किसने पाला? जब पैदा हुए कुमार थे तो राहु ने उनको देखा तो उनको पालन पोषण किया। 6 वर्ष तक राहु बुध के साथ खूब एंजॉय करते थे। देखा जाए राहु और बुध के जो नेचर है दोनों सिमिलर से हैं। बिल्कुल। अगर आपका राहु खराब है ना तो आप पन्ना पहन लो, राहु कभी नुकसान नहीं देगा। अच्छा। आपका राहु खराब है, राहु की महादशा चल रही है, आप पन्ना पहन लो, राहु कभी नुकसान नहीं देगा। राहु आपको अपने पुत्र जैसा समझेगा। अब बुध जब 6 वर्ष के हुए तो उनको शिक्षा दीक्षा की जरूरत थी, क्योंकि कुमार थे, छोटे थे और बहुत ही चंचल थे, उठापटक बहुत करते थे। अब राहु को लगने लगा कि यार ऐसे तो ये गलत संगत में पड़ जाएंगे और चीजें मतलब दुराचार ही ना हो जाएं। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी के से रिक्वेस्ट की और उनके पास उनको शिक्षा दीक्षा के लिए छोड़ दिया। तो इनको जो शिक्षा दीक्षा दी वो शुक्राचार्य जी ने दी। और बाद में शिव भगवान ने इनको ग्रहों में स्थान दिया। सबसे कम आयु इन ग्रहों में अगर किसी की है तो वो बुध की है। बुध को कुमार भी कहा गया। कुमार यानी कि छोटा बच्चा होता है ना, जैसे राजा महाराजाओं के कि ये कुमार है, राजकुमार है, राजकुमार है। तो ऐसे ही ग्रहों में राजकुमार कुमार कौन है? बुध ग्रह। तो अब बुध जब युवा हुए तो बुध ने भी चंद्र देवता को और बृहस्पति देव की जो पत्नी थी उनको अपनी माता और अपना पिता स्वीकार किया ही नहीं। अब बुध का एक नेचर है, अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाएं स्किन डिजीज देते हैं। जितने भी लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपका चंद्रमा बुध से तो पीड़ित नहीं है, बुध के साथ तो युति बना के नहीं बैठा है, तो आपको स्किन डिजीज होने लगेंगे। अच्छा। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर या स्किन से रिलेटेड कैंसर या बहुत सारी फंगल फुंसी, बहुत सारी इंफेक्शंस आपको मिलती रहेंगी। चंद्रमा के घर में बुध उस घर को खराब कर देता है। चंद्रमा के साथ बुध की युति डेंजरस होती है। बुध के साथ भी, बृहस्पति के साथ भी बुध की युति बिल्कुल अच्छी नहीं मानी गई।
बुध सूर्य के साथ बैठ जाएं, राजा बना देते हैं जी। सीएम पीएम बनाते हैं, आदित्य योग होता है, दुर्लभ योग। मंगल के साथ बैठ जाएं, सबसे बड़ा बिल्डर डेवलपर हो जाता है। शनि के साथ बैठ जाएं, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बुध लिक्विडिटी है और बुध एक नपुंसक ग्रह भी है और चापलूस ग्रह भी है जी। बेपैंदी के लोटे भी हैं। जो भी पीएम होगा मैं उसका हूं। उसी के साथ है, पैसा तो उसी के पास, लिक्विडिटी है, लिक्विड है। जो पीएम की सीट पे बैठा है बस उसके साथ है। बाकी से तो पैसा छापे पड़ेंगे, एलिगेशन लगेंगे, ईडी जाएगी, जहां फायदा वहां के हो जाएंगे। हाँ, तो ये बुध का अपना नेचर है। तो इस साल के लास्ट नंबर का जो टोटल है वो भी आपस में शत्रुता वाला है। तो ये साल देखा जाए कई सालों तक ये याद किया जाने वाला साल है, हमेशा याद किया जाएगा। क्योंकि यहीं, और मैं एक चीज और भी रिलेट कर पा रहा हूं कि यहीं से, क्योंकि एक अच्छा दौर भी शुरू हो रहा है। आपने जैसे बताया कि मंगल की महादशा आने वाले समय में भारत के लिए एक विश्वगुरु बनाने वाली होगी, तो ये हमेशा कुछ अच्छा इजी की नहीं शुरुआत मिलेगा। किसी बुरे से लड़ाई होता है। झगड़ा बहुत ही मतलब अधिकारों के साथ छीननी पड़ेगी इस, अच्छा। यानी कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल की पोटेंशियल यही है। आपने कहा था कि मंगल जो होता है डिफेंस से भी रिलेटेड है, तो क्या ये माने कि अगले 7 साल में भारत का डिफेंस सिस्टम और मजबूत बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है। भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होएगी। भारत का डिफेंस जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होएगा कि जैसे आज के समय पे तो कोई थोड़ी बहुत बातें कर भी देता है, जी। अगले 7 साल में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भारत के बारे में शायद, अभी मैंने ना कुछ कंट्रीज का पासपोर्ट ऐसा देखा है कि किसी भी कंट्री में वो जाएं तो एकदम से एक्सेस है, उनको कोई वीजा एडवांस लेना नहीं पड़ता, ऑन अराइवल वीजा है। जैसे यूएस का हो गया, यूके का हो गया, जर्मनी का हो गया, बहुत सारी कंट्रियों का है। तो इस 7 साल के बाद ऐसा हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत का जो वीजा है, भारत का जो पासपोर्ट है, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के लिए ऑन अराइवल हो जाए। भारत का बच्चा कहीं भी जाए उसका स्वागत ही होगा। अच्छा, अब एक और सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी भारत की कुंडली है, अगले 7 साल भारत के लिए स्वर्णिम है। कुछ क्षेत्रों में अगर मैं देखूं, अगर जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट बेनिफिट एक आम आदमी को मिलता है जी। लेकिन क्या भारत की कुंडली स्वर्णिम हो रही है तो ये प्रत्येक इंसान, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, सबके लिए असर करता है डायरेक्टली? जी, देखिए, ये मैंने अभी अपने एक पॉडकास्ट में भी बोला था जी। और आज फिर से बोल रहा हूं कि एक पेड़ लगा हुआ है जी। उस पेड़ के ऊपर फल हैं और हम चले जाएं, हमारी किस्मत अच्छी है तो क्या होगा, हम जैसे ही पहुंचे फल टपक जाएंगे और हमें मिल जाएंगे। अब हमारी किस्मत अच्छी नहीं है और पेड़ पे लगे हुए हैं, पता चला जैसे ही हम पहुंचे और आम गिरे भी तो वो जिसका पेड़ था वो आ गया, उसने कहा दूर हो जाओ, वहां खड़े हो। तो अब हम 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया वेट, किस्मत खराब थी तो आम सामने गिरने के बाद भी हमें नहीं मिले। अब एक तरफ किस्मत भी बहुत अच्छी है लेकिन आम के पेड़ पे फल ही नहीं है, आम का सीजन ही नहीं है। तो अब किस्मत अच्छी हो या खराब हो तो आम कैसे मिलेगा? वो तो हो, जब है ही नहीं, सीजन ही नहीं है, समय ही नहीं है, तो चाहे जितनी मर्जी आपकी अच्छी किस्मत हो। तो सबसे पहले अगर हमारा समय अच्छा भी है तो भारत को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। भारत का पीएम जो है, भारत के जो पीएम हैं, उन्होंने देश की इकोनॉमी को आज इतना स्ट्रांग कर दिया कि हम बाहर या अपने देश में पैसा कमाने में सक्षम हो गए हैं कि हमारा समय तो बढ़िया चल रहा है, आम की भी कमी नहीं है, आम के पेड़ों की भी कमी नहीं है, वो मोदी जी ने डेवलप किए हैं। तो देखा जाए हमारे देश के जो पीएम की खुद की कुंडली इतनी स्ट्रांग है कि उनकी कुंडली के बेनिफिट्स से भी हम जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि अगर देश के पीएम की कुंडली स्ट्रांग नहीं होगी तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश की बागडोर उसी के पास होनी चाहिए जिसके स्टार्स बहुत पावरफुल। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, क्योंकि मोदी जी की जो उम्र है वो 75 साल हो गई है और जो बीजेपी का रूल कहता है वो ये है कि 75 साल होने के बाद कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ेगा या फिर देश की कुर्सी पर नहीं आएगा। तो प्रधानमंत्री ऐसा कोई नियम है जो बदलता ना हो या बदला ना जाता हो? मेरा सवाल यही है कि क्या यहां पर पीएम बदलेगा या इस बार नियम बदलेगा 29 में, क्योंकि 29 पीक टाइम होगा मंगल की। देखिए, नियम बदलने के जो चांस हैं वो 99% हैं। अच्छा, नियम बदलने के जो चांस है वो 99% है और हमारे देश के लिए बड़ा भाग्यशाली
पल होगा कि अगर नियम बदल जाए और हमारे देश के पीएम दोबारा से मोदी जी आ जाएं। अगर 1% मोदी जी के ही मन में आ गया, क्योंकि वृश्चिक लगन कुंडली है, उन्होंने देखा कि अब वैसे तो वो थकान मानने वाले नहीं है, बिल्कुल वो कहीं से भी वो इतने एक्टिव वीक नहीं है, आसान नहीं, लेकिन फिर भी अगर दूसरी पार्टियों के या दूसरे लोगों के दबाव में आकर के वो इस नियम को लागू नहीं भी कर पाए, तो हमारे देश की बागडोर को वो किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के हाथ में देकर जाएंगे जो उनसे उनके जैसा ही या उनसे 21 ही अपने देश को आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ ले जाने की आप कोशिश इतने दावे करेगा। से कह रहे हैं तो कोई ना कोई चेहरे की कुंडली तो आपने पढ़ी होगी। स्थिर लगन कुंडली चाहिए, कोई है नजर में? योगी जी की स्थिर लगन कुंडली अच्छा। है। कल को योगी जी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उनकी अभी एज, उनका जो समय है, मेरे को लगता है कि वो अभी कम है। अभी उनको 1-2 सत्र और सीएम वाले पद पे रहना चाहिए। उनको और थोड़ा सा भारत भ्रमण करना चाहिए जी, क्योंकि पूरे देखो सीएम के लिए तो उन्होंने समझ लिया, बिल्कुल, पीएम के लिए उनको पूरे देश को समझना पड़ेगा। और उनको चेरापूंजी भी जाना पड़ेगा, केरला भी जाना पड़ेगा, कर्नाटक भी जाना पड़ेगा। उनको हर देश के भाषा वाले, हर देश के लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर योगी जी ट्रांसफॉर्म होके आ गए तो समझ लीजिए कि फिर तो जो मैं 7 सालों की बात हो रही है ना, चल रहे हैं हम लोग, 2000 समझ लो 100 साल होने से पहले पहले सिर्फ एक ही देश होगा, बस भारत। ओके, एक ही देश होगा भारत, पूरी पृथ्वी भारत के नाम से ही जानी जाएगी। यानी कि वापस से वो जो अखंड भारत का दौर था, जब भारत विश्वगुरु बनकर था, वो वापस से आ सकता है। उनकी सोच भी ऐसी ही है, उनकी सोच भी तभी ऐसी मैंने ही शब्द है। का इस्तेमाल भी किया। हाँ। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि अगले 7 सालों के अंदर ये जो आप कह रहे हैं, जो हम 2047 की बात कर रहे थे, 100 साल का, क्योंकि बीजेपी का एक विजन है कि भाई 100 साल जब हों भारत को, तो हम भारत को एक विश्वगुरु बनाकर स्टेब्लिश करें। अगले 7 सालों में काफी हद तक पूरा हो जाएगा वो? जी, ये 7 साल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। तो हमारे देश के, जहां मैं पीएम की बात कर रहा हूं, वहीं मैं सीएम की भी बात करना चाहूंगा, वहीं मैं अपने देश के गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स की भी बात करना चाहूंगा, वहीं मैं सैन्य बल और पुलिस बल की भी बात करना चाहूंगा, वहीं मैं अपने देश के हर नागरिक के लिए भी बात करना चाहूंगा कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी का दौर होगा। अगर हम एक दूसरे की ताकत बन जाएं, एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो दोस्तों ये 7 साल हमारे लिए वो महत्वपूर्ण साल हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे, हमारे पूरे जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है तो 120 साल की दशाएं होती हैं, तो 120 साल तो आज के समय पे कोई एक आध कोई जी गया हो, वरना 120 साल को पार कर पाना इम्पॉसिबल। तो आज अगर ये मंगल की दशा है 7 साल की, क्योंकि उसके बाद राहु की 18 साल की दशा आएगी, और उस 18 साल की जो राहु की दशा आएगी, उससे पहले पहले हमें वो शिखर, वो बुलंदियों तक पहुंचना है कि हम इस पूरी पृथ्वी को रूल कर पाए। अच्छा, एक चीज और, उन लोगों को आप क्या सजेशन देंगे जो अभी ये सोचते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ ले और इसे फॉरेन में भेज देंगे, यूएस भेज दिया जॉब करने के लिए, जर्मनी भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, कनाडा में, पंजाब में आप चले जाइए, हर बच्चा घर से यही प्लान करता है कि मुझे कनाडा जाना है, वहां शिफ्ट होना है। अगले 7 सालों के अंदर आप सलाह देंगे उन्हें कि भैया यही रह जाओ, यहाँ ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज तो हैं? देखो लोग जाएंगे, अभी तो लोग जाएंगे, लेकिन जिस 7 सालों के बाद की जो स्थिति होगी ना, कि बाहर के बच्चे होंगे, वो कहेंगे कि हम भारत में जाएंगे, वहां अपने करियर को बनाएंगे। भारत इतना आगे बढ़ चुका होगा, जैसे आज लोग बाहर भाग रहे हैं ना, वहीं से लोग भारत की तरफ रुख अपनाएंगे और भारत की तरफ, भारत में आकर के अपना सेटल डाउन करेंगे। यानी कि परफेक्ट टाइम है कि आप, मैं तो कहता हूं कि सभी लोगों को रुकना चाहिए यहीं पर। 7 साल बहुत बड़ा टाइम नहीं है, और इन 7 सालों में आप अपने परिवर्तन संसार का नियम है, ना मेरे कहने से कोई रुकेगा, जी। ना आपके कहने से कोई रुकेगा। अभी तो जो चीजें लिखी गई है ना, वो होनी है। एक्चुअली तो सब कुछ लिखा गया, ये आपका और मेरा बैठना, हमारी ये बातें करना, ये सब कुछ नियति ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, आपकी भी और मेरी भी और दुनिया के हर एक व्यक्ति की। हम केवल उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 100% नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की इस धरती पर किसी बड़े से बड़े को भी 2, 3, 4, 5% से ज्यादा, 2% भी मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 5% से ज्यादा की नॉलेज नहीं है किसी को। सोचो, जब 5% में लोग इतनी बातें कर लेते हैं, मैं कहता हूं मुझे तो शायद 1% होगी, या 1% भी शायद नहीं होगी, पर जब मैं इतनी बातें कर लेता हूं
तो 5% वाला और तो इतनी कितनी कर हकीकत लेगा। में प्रिडिक्शंस को कन्वर्ट कर लेता। और सोचो जो 100% ज्ञान होगा वो कितना अद्भुत होगा। तो ज्योतिष हमारे ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, उनमें से एक थे भृगु ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था ख्याति। ये भृगु ऋषि ने लिखा था जी। और भृगु ऋषि के बाद दूसरे एक महान ऋषि हुए हैं जिनका नाम था पाराशर। पाराशर थे गुरु वशिष्ठ के पोते। वशिष्ठ ऋषि थे जो ब्रह्म ऋषि की उपाधि ऋषियों को प्रदान करते थे। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र का नाम था शक्ति और शक्ति के पुत्र का नाम था पाराशर। पाराशर के पुत्र का नाम था व्यास, जिनको वेद व्यास के नाम से जानते हैं जी। जिनका जिक्र महाभारत में भी देखने को मिलता है। तो पाराशर ऋषि ने जब भृगु संहिता को पढ़ा तो उन्होंने कलयुग के लिए, कलयुग में रहने वाले मनुष्य प्राणी के लिए एक बहुत प्यारा अपग्रेड करके एक और शास्त्र लिख डाला, अपनी पद्धति लगाई। पाराशर पद्धति के नाम से आज बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ोगे तो उनकी एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अद्भुत है और कलयुग में बहुत प्रभावशाली, और बहुत सारे लोग पाराशर पद्धति के आधार पर एस्ट्रोलॉजी कर भी रहे हैं। अब केपी पद्धति भी है, एनसी लहरी की पद्धति भी है। आज के समय पर मैं भी ये समझता हूं कि जब एक ऋषि ने एक शास्त्र को लिखा और दूसरे ऋषि ने समझ के उसको अपग्रेड करने की कोशिश की, तो हम क्यों नहीं अपग्रेड कर सकते। बिल्कुल। ज्योतिष पल पल पढ़ने का, समझने का, कैलकुलेट करने का, प्रेडिक्शन करने का, शास्त्र नई चीजों को लिखने का एक बहुत प्यारा विषय है। मैं अगर आज एस्ट्रोलॉजी करता हूं ना, मैंने ज्योतिष को पढ़ा है। मैंने 96 में ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया था। 96 से लेकर के 2006 तक ये मेरी केवल स्टडी दौर था। पढ़ता रहता था, समझता रहता था। बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे मुनि, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ थे, उनके साथ मैंने शिक्षा दीक्षा की। मैंने जब ये समझा कि वाकई ये अद्भुत है और लोगों के जीवन को बदलने की ताकत इसमें है, तब मैंने लोगों को इसके बारे में ज्ञान देना शुरू किया। और कोई फीस नहीं लेता था जी। एस्ट्रोलॉजी टिप्स निस्वार्थ भाव से देता था। 2-4 साल, 5 साल मैंने देखा कि लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं तरक्की तो कर नहीं रहा हूं, तो मैंने इसको प्रोफेशन बनाया जी। मेरा भी 7-8 तक बड़ा स्ट्रगल टाइम रहा, लेकिन जब मैंने प्रोफेशन बनाया ना, तो सिर्फ 6 मंथ लगे मुझे, समझ लो, मोटरसाइकिल से गाड़ी तक पहुंचने में। यानी कि आपने एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुना, एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना। ये 100% आपने मेरे दिल की बात बोली है। मेरे मन में, मेरे खानदान में किसी, मुझे याद नहीं है 2, 4, 5, 7 पीढ़ियों से पहले का, बट मेरे खानदान में पीढ़ी में किसी ने एस्ट्रोलॉजी नहीं की जी। बट ईश्वर ने मुझे चुना, शिव भगवान ने मुझे डिसाइड किया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं शिव भगवान को हमेशा प्रार्थना करता था कि मुझे कोई अच्छी नौकरी, अच्छी कोई जॉब दिला दो। ये जेन्युइन आपको बात बोल रहा हूँ। तो मैं शिव भगवान, मुझे करीबन 27 ईयर्स हो गए पैदल कांवड़ लाते हुए हरिद्वार से, और पिछले 6 साल से तो मैं गाड़ी से लाता हूँ, लेकिन करीबन 7 साल से 20 साल यानी कि 10 जोड़े मैंने पैदल किए हैं। और मेरठ के पास एक जगह है मवाना शुगर मिल, तो मवाना में बड़ा महादेव का मंदिर है, वहां मैं जल चढ़ाता रहा हूं। तो मैंने शिव भगवान को प्रारंभिक, क्योंकि मेरे पापा तो चाहते थे मैं कोई IIT इंजीनियरिंग कुछ कर लूं और मवाना शुगर मिल में जॉब कर लूं। बिल्कुल। आज वो मवाना शुगर के लोग जब मुझे देखते हैं टीवी पे, पॉडकास्ट में, वो इतने खुश होते हैं कि अरे मैं तो तेरे पापा को बोलता था कि ये लड़का कुछ अलग ही करेगा। पापा रिक्वेस्ट करते थे कि इसकी अच्छी नौकरी लगवा दो, और वो कहते थे अरे तेरे लड़के को कुछ आता तो है नहीं। तो कि हम बोलते थे कि ये नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ, ये कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ है। तो देखा जाए कि मैं शिव भगवान को सिर्फ एक अच्छी जॉब, एक अच्छा काम मांगता था। भगवान शिव मुझे कब इस लाइन में ले आए मुझे याद नहीं है, वो पल याद नहीं है, बट 101% ये जो ज्ञान है ना, ये सब मुझे शिव भगवान से प्राप्त है। मैंने किताबें पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। मेरे क्वेश्चन इतने थे, जितने भी लोग होते थे उनके पास उनके ठीक से आंसर नहीं होते थे। तब मैं, ये बातें करीबन 2004, 5, 6, 7, मैं घंटों बैठ के मेडिटेशन करता था, शिव भगवान की मंत्र चैंटिंग करता था। और आपको सच बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी मेरा प्रोफेशन, इसी को साक्षी मान के मैं बोल रहा हूं कि मैं शिव भगवान से अपने सवाल करता था और शिव भगवान से, अपनी अंतरात्मा से मुझे अपने आप उनसे जवाब मिलते थे।
तो महात्मा बुद्ध के साथ भी तो ऐसे ही हुआ। वो दुनिया भर में अपने क्वेश्चंस ढूंढते रहे, लास्ट में एक औरत ने उनको वो संपूर्ण ज्ञान दे दिया। कह रहे जो बड़े बड़े महर्षि नहीं दे पाए वो इस औरत ने मुझे दे दिया। तो ऐसे ही शिव भगवान, आपने बिल्कुल सच बोला कि एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना है। मेरा ब्राह्मण वर्ण, जैसे हमारे देश की जो कुंडली है वो भी ब्राह्मण वर्ण है। अच्छा, आपको पता है कि कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों में सबसे पहले जो 30 लाख योनियां हैं ये पौधों की होती हैं, वृक्षों की होती हैं, पेड़ पौधों की। 30 लाख के बाद 9 लाख योनियां होती हैं, जलचर होते हैं। उसके बाद 10 लाख योनियां हैं कीड़े मकोड़ों की, 11 लाख योनियां हैं पक्षियों की, 20 लाख योनियां हैं पशुओं की। उसके बाद पशुओं के बाद जो सबसे अंत जन्म होता है वो गौ माता का होता है, सबसे निराला, सबसे प्यारा, सबसे दुर्लभ और सबसे पवित्र जी। जब गौ माता का जन्म हमें मिलता है उसके बाद हम 4 लाख मनुष्य की योनि में ट्रांजिट होते हैं। और 4 लाख योनियों में भी ऐसा नहीं है कि हम पहले ही, सबसे पहले जो जन्म मिलता है वो शूद्र वर्ण में मिलता है, शूद्र वर्ण में होता है। शूद्र वर्ण का मतलब क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर देखो तो वो व्यक्ति जो, आप गलत जा रहे हो। शूद्र वर्ण का मतलब होता है जिसके अंदर सेवा भाव हो। ओके, जिसके अंदर सेवा भाव हो। आप भी शूद्र वर्ण में हो सकते हो, आपके घर में कोई ब्राह्मण वर्ण का भी हो सकता था। वर्ण कुंडली से देखा जाता है, कास्ट से। एक कास्ट तो मनुष्य ने डेवलप की है, ईश्वर ने किसी के लिए कोई कास्ट नहीं बनाई। ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया। मनु और शत्रुपा जो सूर्य पुत्र थे, सूर्य जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, कश्यप जो मरीच के पुत्र थे, मरीच जो इक्ष्वाकु वंश चला है जी, ब्रह्मा जी का मानस पुत्रों में से। तो इसी में मनु और शत्रुपा धरती पर आने वाले पहले मनुष्य थे जी, जिन्होंने विष्णु भगवान को प्रसन्न करके उनको पुत्र रत्न के रूप में अपनी इच्छा प्रकट की जी। तब उन्होंने बोला कि इसी वंश में तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तब मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। तो मनु और शत्रुपा का दोबारा जन्म इस वंश में 37वीं पीढ़ी में, इसी पीढ़ी में 37वीं नंबर पे हुआ, राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में। तब उनके घर में भगवान विष्णु के अंश के रूप में, भगवान विष्णु के अंश के रूप में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। ओके, जो उनके हाथ में शंख होता है जी, उसके अंश के रूप में भरत का जन्म हुआ। सुदर्शन के रूप में शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और शेषनाग जो उनके बिल्कुल जिसके शैया पर लेटे उनके जो सबसे प्रिय साथी थे, उनके रूप में लक्ष्मण के रूप में उनका लक्ष्मण के अंश के रूप में जन्म हुआ। तो इस तरीके से जन्म हुआ। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म। तो हमारे में अगर मैं मनुष्य वर्ण की बात करूं, योनि की बात करूं, तो इन योनियों में सबसे पहले शूद्र वर्ण में जन्म होता है, जिसका मतलब है जिसके अंदर सेवा भाव हो। वो एक बार भी हो सकता है, 500 बार भी हो सकता है। जब आप उस सेवा भाव से परिपूर्ण होकर के मोक्ष को पाते हैं, तब दोबारा जन्म होता है आपका वैश्य वर्ण में, जिसके अंदर मैनेजमेंट भाव हो, रख रखाव हो, जो सिस्टम को जानता हो, जो सबके लिए समान रूप से सिस्टम को बनाए जी, वो वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण से अपग्रेड होकर के जन्म मिलता है क्षत्रिय वर्ण, जिसके अंदर शक्ति होती है, जो रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, लोगों की रक्षा करता है, सबको समान रूप से जीने के लिए प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। क्षत्रिय वर्ण से अपग्रेड होने के बाद जन्म मिलता है ब्राह्मण वर्ण में। ब्राह्मण वर्ण जो ज्ञान बांटने का काम करता है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान देता है, जो सभी को समान समझ करके संपूर्ण ज्ञान इस धरा के लोगों को बांटने का काम करता है। और जब ब्राह्मण वर्ण से मोक्ष मिलता है, तब व्यक्ति बैकुंठ धाम जाता है, स्वर्ग लोक जाता है, शिव लोक जाता है, या किसी भी। मेरा जो जन्म है मैं ब्राह्मण वर्ण में हुआ है। मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण वर्ण में हुआ है। अब मेरी जन्म कुंडली में शनि 12वें घर में बैठे हैं, गुरु 10th घर में बैठे हैं, चंद्र मंगल एक दूसरे की राशियों में बैठ के महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो देखा जाए 12वां घर मोक्ष कारक है। 12वें घर में केतु और शनि का होना भी मोक्ष देता है। हो सकता है शायद मेरा ये आखिरी जन्म हो, लेकिन इस जन्म में एस्ट्रोलॉजी चुन ली मैंने, तो और अच्छी बात है ना, आप लोगों की जिंदगी को एस्ट्रोलॉजर को मोक्ष नहीं मिल सकता। अच्छा, क्यों? इस धरती के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पाप से भरा हुआ
मैं फीस लेता हूं, जी, मैं किसी को कंसल्टेंसी कर रहा हूं, मैं फीस चार्ज कर रहा हूं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब आदमी निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर, मेरी कोशिश तो रहती है, पर फिर भी प्रोफेशन तो मैंने बिल्कुल, बना ही लिया ना। बिल्कुल। जाने अनजाने बुरा भी बहुत होता है। किसी की कुंडली में मृत्यु का योग है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू तो मरने वाला है। कोई कैंसर से पीड़ित है और उसका अंत टाइम चल रहा है, आप उसको अगर ये बोल दोगे वो तो अगर 4 महीने बाद मरेगा, वो तो आज ही मर जाएगा जी। तो एस्ट्रोलॉजी कभी कभी झूठ के आधार पर भी फलीभूत होती है। आज मेरे ऊपर 20 साल की शुक्र की दशा चल रही है, इससे बढ़िया कोई दशा नहीं होती, क्योंकि शुक्र भाग्येश और धनेश होकर के 10th घर में बैठे हैं। आज मुझसे, सही बताऊं, मुझसे वही लोग मिल रहे हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है। ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा वाली है। सब हो ईश्वर की मर्जी से रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि मैं कर्म तो पहले भी ऐसे ही कर रहा था, आज भी ऐसे ही कर रहा हूं जी। इससे पहले बुध की दशा थी, उससे पहले शनि की दशा थी। पहले जो करता था तो डांट पड़ती थी, पहले जो करता था रिजल्ट नहीं आते थे, लोग बोलते थे कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया। आज लोग मिलते हैं, कहते कुणाल जी मैं तो आपसे मिला हूं, मेरी जिंदगी बदल गई। तो ये वजह है कि समय अच्छा चल रहा है, और जब समय अच्छा चल रहा हो ना तो उसको उपयोगी बनाना चाहिए। आज आपके साथ मंच पे बैठा हूं, उपयोगी तो बना रहा हूं। बिल्कुल। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से करोड़ों लोग मुझे और देखें, बिल्कुल, इस पूरी दुनिया के लोग देखें, और अपने लिए जो सही ज्ञान और सच्चा ज्ञान उनको चाहिए वो मुझसे प्राप्त करें। उसी के लिए हमने जो कुंडली बनाई है ना, वो दुनिया की सबसे दुर्लभ कुंडली है। उसका नाम है कर्म कुंडली। अच्छा। कर्मों के आधार पर बनने वाली जन्म कुंडली, यानी कि आपके पूरे जीवन का ब्यौरा, आपके प्रारब्धों का ब्यौरा अगर कोई दुनिया में दे सकता है ना, तो सिर्फ वो हमारी जन्म कुंडली है, जो हमारी संस्था द्वारा तैयार की गई है, जिसका नाम है कर्म कुंडली। कर्म कुंडली। कहाँ मिलती है ये? हमारी संस्था में मिलते हैं। 200-300 लोग हमारी संस्था में काम करते हैं। ओके। तो आप कॉल कर सकते हैं, आप तो हमसे वैसे ही ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल आपको तो वैसे ही देनी पड़ेगी। नहीं, मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपसे उस बारे में जरूर बात करूंगा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी सुनने में मुझे ये बात कि बेसिकली जन्म कुंडली एक हो गई जहां पर हम बचपन में ही बच्चे के बारे में देख लेते हैं, बच्चा क्या करेगा कैसे करेगा, बट जहां कर्म की बात जुड़ जाती है तो वहां हकीकत सामने ये आती है कि भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं, लोगों का सवाल भी ये होता है कि भाई मैं कर्म खराब कर रहा हूं, कुंडली में मैं राजा बनूंगा तो कैसे बनूंगा, कर्म भी तो अपना इफेक्ट देंगे। देखो, जीवन में, दुनिया में आज के समय पर 2 चीजों को लेकर के ना बहुत भ्रांतियां हैं। ज्योतिष को लेकर के, वास्तु को लेकर के, न्यूमरोलॉजी को लेकर के भी है, पॉमिस्ट्री को लेकर के भी है, वैसे तो सभी को लेकर के है, पर ज्योतिष को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज के समय पे ज्योतिष करने वाले करोड़ों लोग बैठे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे पेड़ के नीचे बैठे पंडित हो, बिल्कुल बहुत सारे बैठे हुए हैं। पर मैं आज सिर्फ ये एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों, ज्योतिष का हमारे जीवन में रोल कितना है। अगर 10 मिनट आप पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा? आपकी डेथ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। कोई प्रॉब्लम, आपको फर्क पड़ेगा? कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्यास लगी है तो 1 घंटे बाद भी पी लोगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अभी पानी है। लेकिन जब एक कमी आपको 2, 4, 5, 10 दिन पानी, तो प्यास से तड़प के हर एक घंटा भारी मृत्यु की तरफ बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर 1 घंटे अभी नहीं भी पिएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिष हमारे जीवन में ऐसे ही है कि इसका हमारे जीवन में बहुत छोटा सा रोल है। सबसे बड़ा रोल किसका है, हमें यह समझना है, और यही ज्ञान ज्योतिष के भ्रम को समाप्त कर देता है। हमारे पूरे जीवन में 50% में हमारे कर्मा का रोल है। ठीक है। हम हर पल जो कर्मा क्या है, हर पल जो हम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, हम बातें भी कर रहे हैं, ये भी एक क्रिया है, बिल्कुल ये भी कर्म है। अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि बुरा दे रहे हैं, ये भी हमारे कर्माज में एड ऑन हो रहा है। तो हर पल की गई क्रिया को ही कर्म कहते हैं, और 50% में आपके ये कर्मों का रोल है। आपके अच्छे कर्मा आपको सक्सेस देंगे जी। आपके पाप कर्मा आपको डिमोशन देंगे, कष्ट परेशानियां देंगे जी। अब जो 50% बचा है, उस 50% का जो 25% है, उसमें आपका नेचर, आपके भाव, आपके दान, आपकी चैरिटी, आपकी सोच समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, सबके प्रति 25% इससे अपग्रेड हो जाएगा। अब बचा कितना? 25% अगर नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 75 तो है। 75 तो है। तो आपको नहीं लगता कि आपने 75% तो अच्छी सोच, अच्छी चीजें, अच्छे कर्मा से पा लिया? बिल्कुल। पर कभी कभी 100 नंबर के एग्जाम में 1 नंबर की कमी से भी बच्चा फेल हो जाता है। बिल्कुल।
उसको पता है उस उसको पता होता है एक नंबर की वैल्यू क्या है। तो अब जो 25% बचा है जी, उसमें 10%, 15% ज्योतिष एक वृक्ष है। ज्योतिष एक संपूर्ण जगत का ज्ञान है, इस ब्रह्मांड का ज्ञान ज्योतिष में समाया हुआ है जी। तो ज्योतिष का ज्ञान तो हर किसी को होना चाहिए। ज्योतिष आपको आपके समय की जानकारी देता है, आपके वर्तमान की, आपके भूतकाल की, आपके भविष्य काल की जानकारी देता है, कोशिश करता है जी। ज्योतिष से आप जान सकते हो कि आपका स्ट्रगल अभी कितना लंबा है। ज्योतिष आपको जीने की राह दिखाता है, आपके स्ट्रगल चल रहे समय को जीने के लिए बूस्ट करता है, ताकत देता है। तो ज्योतिष का भी रोल अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ज्योतिष काम करता है 15%, अब बचा 10%। उस 10% में 2% वास्तु, 2% न्यूमरोलॉजी, 2% सामुद्रिक शास्त्र जी, 2% हस्त विज्ञान, 100% हो गया। अगर ये फॉर्मूले को कोई अपना ले तो जिंदगी सफल है। मैं कहता हूं कि सब्जी में 1 चम्मच नमक डाल के आप टेस्ट आ जाता है, लेकिन 2 बड़े चमचे डाले जाएं तो आपको नहीं लगता कि आपकी हड्डियां गलने लग जाएंगी। 1 कप चाय में कितनी चम्मच चीनी पीते हो आप? 1 चम्मच, बहुत से बहुत 10 चम्मच अगर डाल दी जाए बहुत ज्यादा हो जाएगा, डायबिटीज। लेकिन अगर नहीं डाली जाए तो टेस्टलेस है। बिल्कुल, चाय तो है, हर चीज का tasteless बैलेंस होना जरूरी है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में उस चीनी की तरह है कि थोड़ा सा प्रयोग करोगे तो टेस्ट आ जाएगा, मजा आ जाएगा, हद से ज्यादा डालोगे तो ये जिंदगी शुगर हो जाएगी। बिल्कुल, आपकी 100 साल की आयु, आप 60 साल में हार्ट अटैक, बीपी, 100 परेशानियों से आप निमट जाओगे। बिल्कुल। तो हमें दोस्तों ज्योतिष को ऐसे ही समझना है। ज्योतिष मनुष्य को उसके समय की जानकारी देती है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर को जब आप मिलें तो उपायों के साथ अपने कर्मों पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही कर्म हैं जो आपको अच्छे घर में जन्म देंगे, अच्छे भाई बहन, अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे दोस्त। सब कुछ इन्हीं कर्मों के आधार पर तो मिलता है, उपायों से नहीं मिलता जी, कर्मों के आधार पर मिलता है। अच्छा, अब आखिर में मेरे कुछ रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसका मैं चाहूंगा सीधा सीधा जवाब आपसे ले लूं, क्योंकि आपने कहा था निस्वार्थ भाव में भी कभी कभी एस्ट्रोलॉजर को सेवा करनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारे जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, जो लोग कहते हैं कि सर अगली बार ये पूछ लीजिएगा, उन सवालों को मैं कवर करूंगा। पहला सवाल ये है, लोगों की धारणा ये, इस देश में ना अगर मैं 100 कुंडली उठाऊं उसमें से 40-50 कुंडली में मंगल दोष मिल जाएगा। आप बेहतर समझते हैं इस बात को, जो मांगलिक दोष होता है क्या? और लोगों का मानना ये होता है जैसे बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो क्या जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है उसकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है? नहीं, ये ना धारणा व्यक्ति के मन में बैठ गई। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं और बोल दें जी आप तो मांगलिक हो, तो ये बात हमारे ना मन में बैठ जाती है। और जब कोई मन में बैठ जाती है फिर वो डिले होती चली जाती है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता चला जाता है। तो मंगल को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि आपकी कुंडली में तो जी मंगल दोष है। पहली बात तो मंगल दोष नहीं होता, मंगल योग होता है। जितनी संपत्ति, जितनी शरीर में ताकत है, जितना ओज है, जितना पराक्रम है, ये सब मंगल की देन है। तो मंगल को दोष समझने की गलती कदापि ना करें। दूसरा सवाल, शनि की 7.5 क्या सिर्फ बुरी होती है? नहीं, शनि की 7.5 मनुष्य के जीवन में उसके प्रारब्धों का आधार है। उसके प्रारब्धों में, उसके प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का या इस जन्म में किए गए कर्मों का प्रायश्चित कराने का एक समय मात्र है। आप मिलावट रूपी अन्न खाते हैं, अगर घी आपको पता चले जी इसमें डालडा भी मिला हुआ है, इसमें पता नहीं कुछ और भी मिला हुआ है, तो आप उसको खाना पसंद करेंगे? नहीं, आप चाहेंगे ना कि प्योर आए। बिल्कुल। तो शनि 7.5 साल में आपको प्योर करने का, यानी कि स्वर्ण की तरह प्योर करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए शनि की 7.5 को बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें, उसको पॉजिटिव लें। शनि जी को स्मरण करें, उनको पूजा पाठ करें, उनसे प्रार्थना करें। हमेशा शनि की 7.5 में भी, उनके स्ट्रगल में भी उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। ठीक ऐसे ही जैसे शनि की 7.5 को बुरा मानते हैं, ऐसे राहु केतु को भी बुरा मानते हैं लोग। तो क्या राहु केतु किसी के ट्रांजिट में आ जाए, महादशा आ जाए, तो क्या उसका बुरा दौर शुरू हो गया? नहीं, राहु और केतु जब भी किसी के जीवन में महादशा, अंतरदशा में आती है, परीक्षा लेने के लिए आते हैं जी। आपके ऊपर जब राहु की महादशा आती है, आपके ऊपर जब केतु की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, ट्रांजिट में आते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपकी परीक्षा का दौर है। तो उस समय आपको परीक्षा सतर्क होकर देनी, यानी कि आपको अपनी हर कार्यशैली पर, हर क्रिया पर, हर कार्य पर, हर कर्म पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी कि ये ग्रह चाहते हैं, ये एक एग्जाम ले रहे हैं आपका, अगर आप फेल हो गए तो आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप पास हो गए
तो बेइंतहा सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। राहु का नेचर है, जब आता है बहुत कुछ देता है और जब जाता है तो सब कुछ वापस लेके चला जाता है, यानी कि सीख देके जाता है। इसके वाइसे वर्सा भी है कि जब आता है तो बहुत कुछ लेता है और जब जाता है तो सब कुछ वापस देके चला जाता है। तो ये भी अपने आप में एक सीख ही देके जाता है। तो राहु का काम है सीख देना, आपकी बुद्धि को परखना, आपकी ज्ञान को परखना, आपकी पाप को भी चेक करता है। अगर आप पापी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, लोभ आपके अंदर भरा पड़ा है तो आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक ऐसे जंजाल में फंसा के जाता है कि आप उससे जीवन भर निकल नहीं सकते। अब इसके अपोजिट केतु। केतु का नेचर, केतु क्या है? शरीर का धड़ है। केतु आपसे आपके पूरे जीवन के पाप कर्मों से मुक्ति दिलाना उसका धर्म है। पाप कर्मों से मुक्ति दिलाना और फिर आपके अपने मेडिटेशन से, अपने अच्छे कार्मिक चीजों से, कार्यों से, कर्मों से इतना पॉजिटिव आपको बनवा देता है कि आप जीवन में आगे बहुत अच्छा सुख अर्जित कर पाए। केतु एक तपस्वी है। अगर आप शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं जो मैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपके पास बैठ करके वो आपसे भी ज्ञान को सीखता है और आपको तपस्वी समझ करके आपको वरदान देके चला जाता है। और कभी कभी अगर आपके जीवन में बहुत पाप कर्म हुए हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, तो उसका प्रायश्चित कराने का काम भी केतु करता है। अच्छा। तो देखा जाए ये दोनों ग्रह अद्भुत हैं, दोनों ग्रह दुर्लभ हैं, सिर्फ हमें इनको समझना है। अगर एक बार हमें समझ आ जाए ना, तो ये दोनों ग्रहों का नेचर ही हमें जीवन के परमो आनंद की प्राप्ति भी करा देता है। पैसा आनंद नहीं है, पैसा होना और उसका एंजॉय करना ये दोनों अलग बातें हैं। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा पर वो आनंद नहीं कर पाते, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है वो बहुत आनंद करते हैं। तो राहु और केतु को पाप ग्रह समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये शैडो ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, जो हमारे जीवन में हमारे उत्थान और पतन का माध्यम तो बने हुए, कारण तो बने हुए हैं, पर वो क्यों हैं ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अगर हम पास हो गए तो ये दोनों ग्रह अद्भुत हैं, बेइंतहा तरक्की हमें प्रदान करते हैं। राहु के बारे में ये कहा गया है कि तीसरे, छठे, 11वें घर के अंदर राहु सबसे अच्छा होता है। केतु छठे, 9वें और 12वें घर के अंदर बहुत अच्छा होता है। उसके भी कारण है। तीसरा घर पॉलिटिक्स का है, 10वां घर स्टेटस का है और छठा घर षड्यंत्रों का है। तो राहु इन्हीं से रिलेटेड चीजों को समझना और समझाना चाहते हैं। आपके अंदर विद्यमान है ये चीजें तो एक दिन आपका विनाश कर देंगे, नहीं है तो ये ज्ञान ठूसने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा तो आप राजा हरिश्चंद्र की तरह महान भी बन जाएंगे। केतु छठे, 9वें और 12वां घर, 12वां घर मोक्ष का है, 9वां घर धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय का है और छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का है। तो इन सभी से मुक्ति दिला देंगे, मोक्ष दिला देंगे। आपने जितने भी धर्म, कर्म, तप किया है उसका पुण्य फल आपको प्रदान कराएंगे। ये केतु का नेचर है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं जिस बात का आपने कहा कि भाई ये एक समय आएगा जब आपको राजा हरिश्चंद्र की तरह महान भी बना सकते हैं। अब 25 साल की उम्र में इंसान अगर संघर्ष कर रहा है, वो कह रहा है मेरा राहु तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन उन्हें उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए मोदी जी को। भाई पूरी जिंदगी संघर्ष किया और उम्र के आखिरी पड़ाव जिसे हम मानते हैं उस उम्र में आकर उन्होंने पूरी दुनिया में फेम। ये ना हर इंसान को समझना पड़ेगा कि आज अगर 25 वर्ष की आयु में आपका संघर्ष है, 25-30 वर्ष की आयु में अगर आपका स्ट्रगल चल रहा है, तो इसका मतलब ये आपके अपने पाप कर्मों के आधार पर है। तो हमें पहले तो उस प्रायश्चित को पूर्ण करना है जिससे कि ये हमारा जो स्ट्रगल है समाप्त हो जाए। हमारी जन्म कुंडली जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम व्यक्ति के ऋणों के बारे में बताते हैं। मनुष्य के जीवन में उसका जन्म उसके पाप कर्मों के आधार पर हुआ है। ये ग्रह किन किन भावों में बैठे ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जन्म कौन से ऋणों की वजह से, कौन से ऋणों का प्रायश्चित करने के लिए हुआ है। तो आपको चाहिए कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलें, अपने ऋणों से अपने आप को, अपने परिवार को मुक्ति दिलाएं, उनका प्रायश्चित पूर्ण करें, उनकी जो भी दान, जो भी चैरिटियां वो करें, ताकि आपके अच्छे ग्रहों का बेनिफिट आपको प्राप्त हो सके। अच्छा, अगले सवाल पर आते हैं।
अगला सवाल ये है, लोगों जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने कहा आपको माणिक पहनना चाहिए, आपको मूंगा पहनना चाहिए, आपको मोती पहनना चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब लोग पहनते हैं, उन्हें लगता है कि ये मैंने मैं अंगूठी उंगली में डाली और इधर से मेरी जिंदगी पलट गई। क्या नग रत्न ये इतनी ही तेजी से काम करते हैं? देखिए हाँ, ये तेजी से तो काम करते हैं, पर सही समय पर सही रत्न, सही समय पर सही रत्न पहना जाए जी। तो ये आपकी किस्मत को बदल देते हैं। वरना आप सारे रत्न अभी डाल लीजिए, आपकी लाइफ शायद जो चल रही है उससे भी बदतर हो जाए जी। तो एक रत्न होता है जो आपके भाग्य का मालिक होता है, एक रत्न होता है जो आपका भाग्य विधाता होता है, एक रत्न होता है जो आपको जमीन से ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। वो रत्न आपके पिता तुल्य रत्न है, पिता तुल्य ग्रह का ऑनर है। ठीक है। जैसे कि कुंडली में एक ग्रह आपके एज ए फादर काम करता है। हमें सिर्फ उस ग्रह को समझना है, उस ग्रह को पहचानना है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि त्रिकोण यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का रत्न पहनना चाहिए। एक जीवन रत्न है, एक कारक रत्न है, एक भाग्य रत्न है। हर एस्ट्रोलॉजर उन्हीं को फॉलो करता है, बट मैं कभी उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैंने कम से कम 3 से 4 हजार कुंडलियों पे स्टडी की है जी। कि उनको वो रत्न कभी सूट ही नहीं किए, उल्टा उनकी उन रत्नों से बर्बादी हुई। भाई आज हमें मिले कोई, तो मैंने बोला आपने कभी ये रत्न लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ये रत्न बताए, तो उन्होंने हाँ जी मैंने तो पहने, पर मेरे तो ये नुकसान हो गया। तो मैंने पाया कि जब लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की स्थिति 6, 8वें और 12वें घर में चली जाए जी, जो कि अच्छे भाव नहीं है, तब कदापि वो रत्न धारण नहीं करने चाहिए। ओके। उसके बाद अगर आपका लग्नेश, आपका पंचमेश, आपका नवमेश आपके कुंडली के 6ठे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो इन रत्नों को पहनने की भूल ना करें। उसके बाद देखें आपके दसमेश की पोजीशन क्या है, आपके एकादेश की पोजीशन क्या है, आपके द्वितेश की पोजीशन क्या है, आपके चतुर्थेश की पोजीशन क्या है। फिर ये भावों के जो रत्न हैं वो आपको राजा बनाएंगे। यानी कि एक होता है जेम, लॉर्ड ऑफ जेम्स जी, एक रत्नों में भगवान है, भगवान के समान रत्न है। उसको पहचानना, उसको धारण करना जी। आपके भाग्य का विधाता बन जाता है। जैसे कि मैंने पहचाना कि मेरी जन्म कुंडली में मेरा 10th हाउस का जो मालिक है, मेरे जो 10th हाउस का मालिक है, और लगन का जो मालिक है मरकरी, वो मेरे 8वें घर में बैठा है। गूढ़ ज्ञान देता है, गूढ़ ज्ञान देता है, अंतर ज्ञान देता है, सिक्स सेंस देता है जी। बट उसकी पावर हेल्थ इश्यूज दे सकती है। तो लग्नेश मैंने कभी नहीं पहना, पन्ना मैंने कभी नहीं पहना। जब जब पहना है तो इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं नहीं पहनता। अब भाग्य का रत्न है, धनेश का रत्न है शुक्र, भाग्येश जी। और धनेश 10वें घर में बैठे हैं। हीरा पहनूंगा तो भी मुझे पता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट तो बहुत मिलेंगे, पर इश्यूज भी आएंगे। जी। पंचम का मालिक शनि, शनि मेरे 12वें घर में बैठा है, वो 6ठे घर के भी मालिक हैं, वो भी कभी सूट नहीं करेगा। मैंने तो अपना लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ट्राई किया अपने ऊपर भी, पहले प्रैक्टिकली मैंने पूरी मेहनत की, बट मुझे सूट नहीं किए। उसके बाद मेरी कुंडली में लॉर्ड ऑफ जेम्स कौन है, फिर मैंने उस पर स्टडी की, तो मैंने देखा कि मेरा जो चतुर्थेश है, चतुर्थेश जुपिटर, सप्तमेश डे टू डे इनकम का मालिक जुपिटर कहां पर बैठा है, 10th घर में। 7th हाउस का मालिक अपने से चौथे बैठा है, चौथे घर का मालिक अपने से 7वें और 10वें घर में बैठा है, तो ये राजयोग कारक पोजीशन है। अब मैंने पुखराज तो पहना पर व्हाइट पहना, यानी कि मेरा भाग्येश और धनेश भी वीनस साथ में बैठे हैं, तो ये वीनस के लिए भी है और जुपिटर के लिए भी है। यानी कि बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है 80% व्हाइट और 20% येलो। उनकी डिग्री के अनुसार मुझे जितनी जरूरत थी बृहस्पति को बल देने की, मैंने उतना बृहस्पति को बल दिया, जितनी जरूरत थी शुक्र को बल देने की, उतना शुक्र को बल दिया, और 2003 में पहना था। आज आपके सामने हूं। किसी पंडित के लिए इतनी तरक्की सोच पाना भी एक असंभव सी बात है। सही बात। जो जिंदगी को मैंने जिया है, जो जिंदगी में जी रहा हूं, जो मैंने, चाहे पैसा हो चाहे फैमिली लाइफ हो, सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा है। अपनी फैमिली से प्यार करता हूं, मदर फादर भाई बहन सब मेरे लिए एक फैमिली है। मेरे क्लाइंट्स भी मेरे लिए एक फैमिली है। बिल्कुल। जिंदगी को जीने की बात करूं, कोई हजारों करोड़ रुपए पाके भी वो जिंदगी को नहीं जी रहा है जो मैं जी रहा हूं। क्लाइंट्स इतने बड़े बड़े, इतने सुपर रिच क्लाइंट्स हैं, दुनिया में बुलाते हैं, प्यार रखते हैं, अपने फंक्शंस में बुलाते हैं, टिकट कराते हैं, सारे सुख। एक मेरे दोस्त हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अच्छा, अब तो डीजी हो गए।
एक बार मैंने उन्हें क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपको पैसे की चाह बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं आपको, पैसे की तरफ आप बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होते। तो कहते अच्छा पैसा होएगा तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा घर गाड़ी घोड़े सब। कह रहे अभी कौन सी गाड़ी में बैठा हूं। मैंने कहा मेरे साथ ही बैठे थे, मैंने कहा BMW में बैठे हो। और घर कहां पर है मेरा। मैंने कहा मोती बाग में 4-5 बेडरूम का पूरा मेन पूरा घर बना हुआ था, नौकर चाकर। कह रहे सब कुछ जब मुझे मिल रहा है तो ये पैसा सिर्फ किताबों में रहेगा। एग्जैक्टली। खाना भी कहां खाने जा रहे हैं। मैंने कहा ओबरॉय में जा रहे हैं खाना खाने। कह रहे जब सब कुछ साधन बिना पैसे कमाए मुझे मिल रहे हैं तो मुझे पैसे की चाह क्यों करनी। और वाकई उनकी बात सच भी थी कि पैसे से सुख अर्जित नहीं, पैसा एक माध्यम तो हो सकता है पर पैसा सुख दे नहीं सकता जी। कोशिश है, कहते ना पैसा सब कुछ है पर बहुत कुछ नहीं है, और पैसा बहुत कुछ है सब कुछ नहीं है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, पता होना चाहिए। जीवन में अभिलाषाएं शायद खत्म हो जाए। इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। आपकी जेमस्टोन वाली बात से एक बात मुझे समझ में आती है, ये एक मुश्किल शास्त्र है, एक समझने की जरूरत है इसको। हाँ। गूगल पर देख के जब कोई पहनता है तो फिर नुकसान उठाता है। मैं कहता हूं एक मास्टर रत्न है, एक लॉर्ड ऑफ जेम्स है जी। और मैं आपको बता दूं कि इस धरती पे मुझसे बढ़िया स्टोन थेरेपी कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे समझने का तरीका अलग है। बिल्कुल, आप वो जनरल थ्योरी पर नहीं। और मैंने, आप देखोगे कभी आओगे मेरे ऑफिस, मैं कितने लोगों को नीलम ट्राई करा के, आज तक भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने नीलम ट्राई करके पहना है। जिसको नीलम पहनाया उसको सूट किया है, उसी को पहनाया जिसको सूट करेगा। जिसको जो रत्न सूट करेगा उसको वही पहना, और उसी से ही उसकी किस्मत बदली है। चलिए, मैं कभी ना कभी आपके ऑफिस जरूर आऊंगा अपनी किस्मत बदलने के लिए। वैसे भी आपने बीच में कहा था कि आपका समय ऐसा चल रहा है कि जो आपसे जुड़ जाएगा या बात कर लेगा उसकी किस्मत भी वहीं से बदलना, भाग्येश की दशा चल रही है, धनेश की दशा चल रही है। आज देखो, साल में 2-3 बार मैं यूएस चला जाता हूँ, 2-3 बार लंदन जाता हूँ, यूके जाता हूँ, साल में 2-3 बार यूरोप भी जाता हूँ। दुबई में ऑफिस है, हर महीने 1 हफ्ते के लिए दुबई रहता हूँ। तो मैं ट्रैवल करता रहता हूं। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है जी। सच बताऊं, दुनिया जो मर्जी सोचती हो, पर मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है कि इस शास्त्र की जो इमेज खराब कर रखी है कुछ लोगों ने, उस इमेज को वापस से डेवलप करना। मैं लोगों को ज्ञान दूं, लोगों से रिश्ते बनाऊं। आप मुझे बुलाओगे ना, आप चाय पे भी मुझे बुलाओगे तो भी मैं आपको सारी नॉलेज दे दूंगा, सिर्फ 1 कप चाय पे। मैं इस नेचर का व्यक्ति हूं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। और पॉडकास्ट में हमने जितनी ज्ञान की बातें की हैं उतनी करीब से मैं भी आपको समझाऊं। आई होप ऑडियंस भी आपको बहुत करीब से आज समझी होगी। अगली मुलाकात फिर से कभी किसी ना किसी टॉपिक पर हम पॉडकास्ट में करेंगे। आज के लिए थैंक यू, आप स्टूडियो में आए। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कहिए। मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरा उद्देश्य हमेशा कर्म का सच्चा और सीधा रास्ता दिखाना है। मैंने ज्योतिष के ज्ञान को सिर्फ अर्जित इसलिए किया कि मनुष्य को सही राह दिखा पाऊं। दोस्तों, माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करो, जीव जंतुओं के प्रति अपने अंदर दया भावना रखो, गरीबों की दुआएं लेते रहो, आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। ज्योतिष बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा शास्त्र है, वेदों की आंखें कहा गया है। ज्योतिष रास्ता दिखाने का काम करता है, ज्योतिष भ्रम नहीं देता, ज्योतिष डराता नहीं है। अगर आपको कोई भ्रम में डालता है, कोई डराता है, तो उनसे सचेत रहें। कुछ टिप्स हैं। सुबह जब आप उठें तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करें, सीधा पांव जमीन पर रखें, अपने दिन की शुरुआत करें। अपने माता पिता के चरणों को रोज स्पर्श करें। माता पिता दुनिया में नहीं, उनकी प्रतिमा के आगे या उनका स्मरण करके उनको चरण स्पर्श करें, अपने दिन की शुरुआत करें। घर से निकलते समय अपनी गेट के पास जो भी, चाहे आपकी माता है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, बुआ है, जय माता दी बोल के निकले और स्माइल फेस के साथ घर से प्रस्थान करें। हमेशा आपका पूरा दिन, हर रोज, हर दिन आपका शुभ होगा। हफ्ते में 1 दिन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके पूजा करें, थोड़े से मंत्रों की चैंटिंग करें। महीने में 1 रविवार गायत्री यज्ञ करें, 108 गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां हवन कुंड में डालें। परिवार के साथ टेबल मैनर्स समझें भी और परिवार को समझाएं भी। यानी कि 1 दिन 1 समय का डिनर, चाहे वो लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, 1 समय का खाना आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाएं। इससे परिवार में प्यार बढ़ता है। और महीने में 1 शुक्रवार या हर शुक्रवार के दिन आप नौकर खाना बनाते हैं अमीर लोगों के घर में, लेकिन चाहे थोड़ा सा हाथ लगाएं,
घर की गृहिणी, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, घर की गृहिणी, वो अपने हाथ से खीर बनाए, हलवा बनाए और परिवार को सबको अपने हाथ से प्लेट में डाल के, अपने हाथ से प्लेट में डाल के खिलाए। इतना प्यार बढ़ेगा, इतनी शुभता बढ़ेगी, इतनी आपके घर में तरक्की होगी। त्योहारों पर अपने परिवार के साथ मिलजुल कर त्योहारों को सेलिब्रेट करें। कभी भी नेगेटिव चीजें आपके घर में प्रस्थान नहीं करेंगी। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन में फॉलो की और आज उसी से ही सारी सक्सेस है, उसी से ही सारे सुख हैं, उसी से ही सारे साधन हैं। भगवान तो किस्मत को बदलना चाहता है, आप उसके सही रास्ते पर कदम उठा करके तो देखिए। नमस्कार।